बाकायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन कमजोरी के साथ बाजार में कारोबार दिन के निचले स्तरों पर कुछ अहम लेवल के करीब पहुंचते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी। कहां होगी एक्सपायरी, क्या करें कल की तैयारी, रहेगा खास फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। एक्शन के लिए हम हैं तैयार, भले ही मार्केट में थोड़ी सी उलटफेर हो रही हो, लेकिन सर इस वक्त की बड़ी बात है, बड़ी बात यही है कि नेहा आप देखिए ऊपर से अच्छे खासे फिसलते कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। 150 अंक नीचे हम इस वक्त निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर लगभग 220 अंक नीचे है। 550 अंकों की गिरावट आपको नजर आएगी सेंसेक्स में, अच्छी खासी कमजोरी के साथ। जो आप जानते हैं सेक्टर वो सारे के सारे कमजोर हैं, चाहे आईटी हो, मेटल हो, ये दोनों तो गिरने में आगे थे। इनको तो खाली रीजन चाहिए किसी दिन कि मुझे बता दो खाली आज आपको गिरना है, ये गिर जाएंगे। और मैं आईटी तो खास तौर से जब भी ग्लोबल मार्केट में थोड़ा भी कुछ ऐसा होता दिखे ये पहले गिरते हैं। सरकारी बैंकों में अच्छी खासी मुनाफा वसूली, जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे कि अब धीमे धीमे ऊपर में देना चाहिए। एफएमसीजी, एनबीएफसीज भी आज थोड़े कमज़ोर हैं। इंडिया विक्स फाइनली हिलता हुआ नजर आया, 3% ऊपर है। हाँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ कमज़ोर है, एक स्पेस मजबूत है। आज एकमात्र सेक्टर जो अच्छा मजबूत दिख रहा है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जो 0.5% ऊपर है। लेकिन इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में चुनिंदा खरीदारी आपको नजर आएगी। फर्टिलाइजर शेयर बजट के पहले जो लगातार हमारी रिसर्च बता रही है तेज दौड़ लगाते हुए दिखेंगे आपको। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अच्छा रुझान है, पीएनबी हाउसिंग, आईबुल, ये अच्छी तेजी में। इंश्योरेंस कंपनियां भी मजबूती से आगे बढ़ती दिख रही है, स्पेशली जनरल इंश्योरेंस कंपनियां। छोटे मझोले शेयर अब भी मोर्चा संभाले हुए, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में हाल उतना बुरा नहीं है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जो गिरावट आई है उस गिरावट के जिम्मेदार हम नहीं है, ऐसा आप अपने आप को बचाने के लिए कह सकती हैं ना। हाँ, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मार चुके हैं, नीचे 200 पॉइंट नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स 125 पॉइंट नीचे है। यूरोप 1% कमजोर है। अच्छा सर, आपने कह रही कि मैं ये कहने वाली थी कि सारा तो ठीक रहा, हम इन पे ही फोड़ सकते हैं। 200 पॉइंट गिर गए, नैस्डैक फ्यूचर्स भी 135 मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं जिम्मेदार या तो डाउ फ्यूचर्स को ठहराऊं या आपको। तो मैंने बेहतर ऑप्शन चुना। कच्चा तेल तो गिरा ही हुआ है। कच्चा तेल कितना आया है? थोड़ा सा नीचे ही है, मतलब ऐसा चढ़ा नहीं है। नहीं, 70-72 पे लाओ। अब ये सब हमको जमता नहीं है सर। कहीं 70-72 पे लाओ तो जाने, तब हम जाने कि नेहा जी में दम है। सर घूम के आ चुका है वहाँ पे। और क्रूड बास्केट हमारा 73 के पास ही है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आज जो गिरावट की वजह है और आज जो गिरावट हुई उससे न मैं हैरान हूँ, न परेशान हूँ, न शॉक्ड हूँ। क्योंकि आज सुबह हम सबसे पहले यही बात कर रहे थे कि फेड चेयरमैन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसकी वजह से आपके चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए। जितना वो खराब कह सकते उन्होंने हर चीज़ खराब की, और ये डाउ फ्यूचर्स को अब समझ में आई है। तो ये लेट रिएक्शन है। तो अब ये देखो 8 बजे सोए होंगे ना वो लोग भी, तो उठे होंगे, कमेंट्री सुनी होगी और फिर अब रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसी गलतफहमी हमें नहीं है। अच्छा। तो फिर अब वीकली एक्सपायरी का क्या होगा सर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन जायज़ है। फेड की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं उनमें कहीं कोई तेजी करने का कारण आपका बनता नहीं है। सुबह हम इसी बात का विश्लेषण कर रहे थे कि वो महंगाई का अनुमान घटा रहे हैं, सॉरी ग्रोथ का अनुमान घटा रहे हैं। महंगाई को लेकर अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं, फिर से बढ़ सकती है। करेक्ट। ब्याज दरें जहाँ जाकर खत्म होनी, टर्मिनल रेट वो 5.1% 60 बेसिस पॉइंट और ऊपर कर दिया है। करेक्ट। ब्याज दरों में धीमे धीमे बढ़ाएंगे। अरे भाई धीमे ही बढ़ाओगे ना, मतलब रेस में आप दौड़ भी रहे हो तो हर वक्त थोड़ी आप हाईएस्ट स्पीड से दौड़ोगे, कहीं तो धीमा करोगे ना। 5% 4 बार बढ़ा दिए, अब 0.5% बढ़ाइए, तो अब ठीक है आप आधा बढ़ाओगे, क्वार्टर बढ़ाओगे तो ना। तो हर बार तो 5% बढ़ाने से रहे। सो आई थिंक अभी भी वो फेड से जो कंफर्ट नहीं है वो कंफर्ट ग्रेजुअली आपको डाउ फ्यूचर्स में नजर आ रहा है, और एक गिरावट की वजह वो आपकी बनती है। दूसरा, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन पिछले 1-2 दिनों में बन गई थी और उस वजह से आज वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा कमजोर होता दिख रहा है। अब रहा सवाल हमारे बाजारों का, जो आप क्या टेंशन है? रोज बढ़ नहीं सकता, रोज घट नहीं सकता। अब मतलब अब 18,700 से 18,500 लाइफ टाइम हाई पे 200 पॉइंट घट गया तो क्या मतलब सब बेच के निकल जाएंगे, हिमालय जाए? ऐसा डरने की बात नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा टाइम रुकेंगे, अटकेंगे। कौन सा अभी तक तो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 43,700 पे का भी ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर आदत ऐसी पड़ गई हमारी गंदी कि लाल में दिखना ही नहीं चाहिए, हमेशा ग्रीन रहे, गलत मार्केट में घटना चाहिए, थोड़ा और घटना चाहिए। बैंक निफ्टी अगर 43,500 43,650 की रेंज में आता है, 43,775 आता है, हेल्दी है, आना चाहिए। एक तरफा भागने के बाद अगर 44,150 से 43,500 आता है, यानी 650 पॉइंट का करेक्शन आता है, तो हेल्दी है। 1.5% का करेक्शन है, ज़्यादा नहीं है भाइयों। परसेंटेज में डाल के देखो, पॉइंट में मत देखो। निफ्टी
18,700 आपने कल हाई बनाया था, अगर 18,400 350 आ जाता है, 18,500 पे क्लोजिंग दे देता है तो बुरा क्या है? अभी कौन सा मतलब क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया? 18,450 एक ही लेवल ध्यान में रखना है। ठीक है। आज अगर 18,450 के नीचे बंद हो रहे हैं तो आपको टेंशन लेनी है, जो कि होना नहीं चाहिए। डेटा देख के बता दूंगा, ठीक है। तैयार कर रहा हूँ। 43,500 बहुत दूर है, इसके नीचे बंद हो तो आपको टेंशन है। सुबह दे दिया, कल भी दिया, 2 दिन से क्यों पट्टी बढ़ा रहा हूँ? ये मालूम है कि ये कभी भी आ सकता है, तब उस वक्त प्रेशर आए तो पहले से पढ़ाई करके रखे तो आपको पता है इस ये जो सवाल है इसका आंसर क्या है। तो आंसर ये, हमें 18,450 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, हमें 43,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। जब तक अगर उसके ऊपर आज फिर से आप क्लोज देते हैं तो रनिंग करेक्शन है, होता रहेगा, चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, खरीदने की हड़बड़ी, जल्दबाजी, बहुत सारा बहुत जल्दी ये खा लूँ वो नहीं करना है, क्योंकि फेड की मीटिंग के बाद थोड़े फंडामेंटल कमज़ोर हुए हैं, थोड़ा माहौल कमज़ोर हुआ है, इसलिए आराम से धीमे धीमे लेना है। जितना लेने का ध्यान रखना है उतना देने का भी ध्यान रखना है। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ है। तो अब बचे हुए 1.5 घंटे में हमको एक ही काम करना है, एक लेवल को घूरते रहो आप, 18,500 बस इसके नीचे बंद नहीं हो रहा है। इसके नीचे ज़्यादा सेफर साइड पे 18,450। 450 ठीक है, आपने सुबह भी इसका जिक्र किया था, बताया था। ठीक है, ओके। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। 2 लेवल्स हैं सामने, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, उन पर करना है फोकस। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो उसमें कोई डरने वाली एक चीज़ बात और ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने अभी देखी है। अगर डाउ फ्यूचर आपके दिख रहे हैं अभी कितने, करीबन 200 पॉइंट। हाँ जी। अगर 200, सवा 200, 250 पॉइंट तक डाउ फ्यूचर्स आपके कमज़ोर रहते हैं तो आप 18,500 के नीचे क्लोज नहीं देंगे। आज के लिए जितना होना है ऑलमोस्ट यू आर डन, ऑलमोस्ट यू आर डन। बैंक निफ्टी भी आपका 43,775 के आसपास, यहाँ से 50-75 पॉइंट और नीचे रुक जाएगा। निफ्टी भी लगभग यहाँ 25-50 पॉइंट पर रुक जाएगा। अगर डाउ ही 300 350 हो जाए फ्यूचर पे नीचे, तो फिर आपकी नीचे की रिस्क खुलती है। बट अदरवाइज आपने ब्रॉडली आज की अमेरिका की कमजोरी को अब तक पचा लिया है। वो 200 पॉइंट के आसपास होल्ड भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहाँ पर हमारी नजर रहेगी, डाउ पर भी हम फोकस अपना बनाए रखेंगे। लेकिन इस बीच जान लेते हैं बाजार की नजर किन ट्रिगर्स पर रहेगी। पूरी डिटेल्स लेकर कुशल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून नेहा। IRCTC पर सबसे पहले तो फोकस रखिए क्योंकि यहाँ पर इसका जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हिस्सा है OFS के लिए, वो आज बंद हो जाएगा। कल रिटेल इन्वेस्टरों के लिए ओपन होगा। साथ ही IPO के लिहाज से अबांस होल्डिंग और लैंडमार्क कार्स, इन दोनों के IPO आज बंद होते हुए दिखेंगे। तो फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा क्या निकल कर आता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से बैंक ऑफ इंग्लैंड का और साथ ही ECB, इन दोनों के ब्याज दरों पर फैसला आते हुए दिखेंगे। साथ ही US के रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा नवंबर महीने के भी आपके सामने रखे जाएंगे। जहां तक 16 दिसंबर शुक्रवार की बात है, सेंसेक्स यहां पर इसमें बदलाव होंगे क्लोजिंग से, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज ड्रॉप हो जाएगा और टाटा मोटर्स ऐड होता हुआ दिखेगा। ये FTSE रीबैलेंसिंग है। साथ ही यहां पर 16 दिसंबर से जो लिस्ट होने वाले शेयर्स हैं वो सीधे T+1 में जुड़ते हुए दिखेंगे। और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्चिन केमिकल, इसकी 50% एंकर लॉक इन जो है वो कल के दिन में खत्म होती हुई दिखेगी। IRCTC, इसके OFS जैसे कि मैंने आपको बताया रिटेल इन्वेस्टरों के लिए खुलता हुआ दिखेगा। साथ ही गरवारे टेक्निकल फाइबर का बायबैक बंद होता हुआ दिखेगा कल के दिन में। पटेल इंजीनियरिंग पर भी नजर रखिए। राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। एक्स डेट काफी सारे स्टॉक्स की है, जिसमें राइट्स इशू है, बोनस शेयर्स हैं, जिसमें अंजनी पोर्टलैंड, ग्लॉस्टर, CL एजुकेट और साथ ही स्टार हाउसिंग फाइनेंस शामिल हैं। ये ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप का नवंबर महीने का CPI आंकड़ा भी आएगा। और अंत में 17 दिसंबर यहाँ पर शनिवार को ऑल इंपॉर्टेंट GST काउंसिल की बैठक होने वाली है, 48वीं। तो इस पर नजर रहेगी क्या फैसला यहाँ से निकल कर आता है। और साथ ही केन्स टेक्नोलॉजी, इसका भी 50% एंकर लॉक इन एंड होता हुआ दिखेगा 17 तारीख को। चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ट्रिगर्स है जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले रेडगेन ट्रेवल पर आपको ध्यान रखना होगा कि कंपनी को एयर सीनिगल से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये एक्यूरेट और रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए जो है कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। L&T कंपनी को 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में एक ऑर्डर मिला है, जो हाइड्रोकार्बन कारोबार के लिए है, उसके लिए ऑर्डर मिला है उनको। इक्लर्क्स सर्विसेज, जो कंपनी ने बायबैक का जो प्राइस है, बायबैक कमेटी ने वो फाइनल कर दिया है, 1750 जो है वो बायबैक का भाव है। और बाकी डिटेल्स तो पहले आ गई थी, जहाँ पे 300 करोड़ का जो टोटल कंपनी बायबैक करने वाली है। रिकॉर्ड डेट जो है 27 दिसंबर है। संवर्धन मदरसन और टाटा मोटर्स पर आप ध्यान रखिए कि राउटर के हवाले से खबर आती है कि यूरोप में अगर आप देखेंगे जो कार की बिक्री है वो लगभग 17.5% जो है बढ़कर आती हुई दिखी है YOY आधार पर। कल्पतरू पावर की बात करें तो कंपनी को लगभग 1400 करोड़ का जो है एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ये भारत ओवरसीज मार्केट में अगर आप देखेंगे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के लिए जो है कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और कुछ 2 ब्लॉक डील्स हैं जिसमें एक्सिस बैंक देखेंगे लगभग 16 लाख
16 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए और आईओबी में लगभग 84 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा खबरों का एक्शन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। बाजार चूंकि 18,500 के आसपास है, एक बार जल्दी से मैं आपको बता दूं कि किस तरह का एक्शन इस वक्त आपको बाजार में देखने को मिल रहा है। पहला तो ये कि नितिन जी ने जो आपको पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, 18,500 का पुट ऑप्शन 31 रुपये में, आज दोपहर के 12:30 बजे वाले शो में दोनों टारगेट हासिल हो चुके हैं, 50 और 60, यानी कि 50 का भी टारगेट हासिल हुआ, 60 का भी टारगेट हासिल हुआ। तो बधाई नितिन जी को, बधाई आशु जी को भी। कल बैंक निफ्टी का बेयर स्प्रेड उन्होंने बनाया था, 44,000 का एक खरीदिए, 43,700 के 2 बेचिए और 20 रुपये में ये बनाना था। ओहो हो 20 वाला 140 हो गया स्प्रेड, क्या बात है, 7 गुना। तो जबरदस्त स्प्रेड इनका भी बनता हुआ दिखा है, ये भी गजब का होता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त होता हुआ हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। आइए, सारे के सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, मुदित जी, श्रीकांत जी, सिमी जी और जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत। बिगुल, सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट शेयर। बताइए सुमित जी, क्या बेचना है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल एकदम सही पकड़ा है आपने, बेचने का स्टॉक ही रडार पे आया है। और जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में अभी भाव चल रहा है 243 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट के अंदर बिकवाली है। इंडिया सीमेंट यहाँ से बिकवाली सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, तो यहाँ से बिकवाली करके काम करना है। 248 का फ्यूचर्स में ऊपर में रेजिस्टेंस है, 248 का स्टॉप लॉस लगाना है। इंडिया सीमेंट में जो नीचे में टारगेट देखने को मिल सकता है फ्यूचर्स में 238 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 235 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 1 से 2 दिनों के लिए इंडिया सीमेंट में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करे, एक अच्छा सेलिंग प्रेशर पूरा सीमेंट सेक्टर और इंडिया सीमेंट में देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक में जस्ट अभी सेलिंग प्रेशर स्टार्ट ही हो रहा है, तो बिकवाली करे 235 तक के लेवल इंडिया सीमेंट में नीचे में देखने को मिलने चाहिए। 248 का स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, बिकवाली करने की राय, इंडिया सीमेंट, छोटा सा स्टॉप लॉस 248 का, लेकिन टारगेट 238 से लेकर 235 के। आइए, सिमी जी भी तैयार है, जरूर कुछ ना कुछ बेचेगी बिगुल, उनके लिए भी सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। अगर स्टॉक एफएनओ वाला है तो शॉर्ट होगा, बाकी कैश का तो सिमी जी दे तो फिर अलग ही बात है। जी सिमी जी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून नेहा। आपने सही समझा है कि मैं शायद कैश का ही स्टॉक देने वाली हूँ। सुबह सुबह एक फ्यूचर्स का स्टॉक दिया था, उसमें भी मतलब एकदम मतलब सुपर डुपर हिट था टेक महिंद्रा, एकदम डे ओपनिंग के आसपास ही मैंने दिया था। अभी जो मैं स्टॉक देने जा रही हूँ वो फर्टिलाइजर सेक्टर से है और ये थोड़ा सा लेट राइजर है, बहुत देर बाद इसने हाइबरनेशन पीरियड से निकला। स्टॉक में 3-4 महीने का ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है GSFC। बहुत ही शानदार फॉर्मेशन है, लोअर लेवल से डाउनसाइड से मतलब कोई डाउनसाइड है ही नहीं, बहुत ही अच्छा तेज रिकवरी के साथ ये स्टॉक आगे जा रहा है। पहला टारगेट 155, दूसरा टारगेट 165, तीसरा टारगेट 175। लेवल्स ऐसे लाई हूं कि याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 160, 55, 65, 75 ये तीनों टारगेट्स के लिए GSFC को खरीद कर चलेंगे। 142 के नीचे मेंटेन करेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉक में जो लेवल्स मैंने दिया है वो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आ जाना चाहिए। जैसा मोमेंटम पूरा सेक्टर में है, ये भी अब वो वैसा ही मोमेंटम पकड़ेगा ऐसा लगता है, तो स्टॉक को 2 से 3 दिन के लिए पकड़ के रखिए। 142 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए बिकवाली करने की, खरीदारी करने की राय। माफी चाहता हूँ, GSFC कैश का स्टॉक है, मैं वही बोल रहा था, कैश का स्टॉक है तो खरीदेंगी, फ्यूचर्स का होता तो अलग बात है। GNFC फ्यूचर्स में, GSFC तो कैश का स्टॉक है। 155, 165, 175 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी, ये है। आइए, खरीदारी की राय तो आ रही है। कुणाल जी और राकेश जी देख लेते हैं बाजार में जो कमजोरी, उस गम में उनकी क्या राय है, क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल कुणाल जी, राकेश जी बताएं सर। अनिल जी, गम हो या खुशी हो, जो जिंदा दिल आदमी होता है वो ऐसे समय पे अनिल जी न्यू एज FMCG कंपनी जो है ना उनकी तरफ रुक करता है। और स्टॉक है मैकडबल्स, यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट जो मेरा पिक ऑफ द सीरीज भी है। और एवरीबडी इज गोइंग टू बी हाई ऑन स्पिरिट। अनिल जी, न्यू ईयर आने वाला है, टेक्निकली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, चार्ट पैटर्न अच्छा है, तो मैकडबल्स में, हाँ अनिल जी, मैकडबल्स में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, लगातार मैं और राकेश जी मैकडॉवेल्स पर खरीदारी की राय दे रहे हैं और अब चार्ट में फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। और विशेष बात यह है कि बाकी तमाम चार्ट्स के मुकाबले इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है जो इस स्टॉक को काफी ऊपर ले जा सकती है। तो इन स्तरों पर खरीद करके चलना है। लेवल्स पर कृपया सभी लोग ध्यान दें। 936 रुपए 936 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 958 रुपए का, 958 का। इवेंचुअल टारगेट स्टॉक के लिए 980 रुपए का, 980 का। तो 956 980 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है मैकडॉवेल्स यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स। ओके, तो ये है राय आपके लिए मैकडॉवेल्स पर खरीदारी करने की। मुदित जी भी तैयार, बिगुल भी तैयार, मुनाफे वाले मुदित। जी मुदित जी फरमाएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा जी। बिल्कुल देखिए, एक स्टॉक में यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट चार्ट्स पर होता हुआ नजर आ रहा है। एक एफएमसीजी कंपनी है जो डे हाई पर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 4472 स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 4520 का, दूसरा टारगेट 4550 का, स्टॉप लॉस रहेगा 4440 का। साथ ही साथ ऑप्शन के जरिए भी पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर 4500 वाला कॉल ऑप्शन खरीद के चलेंगे जो करीब 58 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट 85 का होगा, दूसरा टारगेट 95 का रहेगा, स्टॉप लॉस 40 रुपए का होगा। अब देखिए स्टॉक को खरीदना क्यों है। स्टॉक में अप मूव के बाद करीब 5-7 सेशन से कंसोलिडेशन देखने को मिला। उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में फ्लैग पैटर्न बनाया है। बिल्कुल टेक्स्ट बुक में जो फ्लैग पैटर्न बनता है वो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से स्टॉक में धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा था, वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अच्छे चांसेस हैं स्टॉक में बढ़िया अपसाइड मूव आ सकता है। 4550 तक के अपसाइड मूव के लिए ब्रिटानिया को खरीद के चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 4440 का। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मुदित जी की तरफ से ब्रिटानिया खरीदने की या फिर 4500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है, जिस पर आप कर सकते हैं फोकस। फर्स्ट क्लास, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। आइए, जो स्पेस आज मजबूत दिख रही है वो कंजम्पशन से जुड़ी हुई है, वहाँ पर हल्की फुल्की खरीदारी जरूर होती हुई दिख रही है, लेकिन बाकी जगह ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है। छोटे शेयरों में जो बड़ा कमाल करते दिख रहे हैं वो है फर्टिलाइजर स्टॉक। अच्छी तेजी के बाद जैन साहब राय आपको देनी है। अब भी मौका बचा है खरीदारी करने का, अब से लेकर बजट तक के लिहाज से, या थोड़ा इंतजार कर लेना ठीक होगा, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन प्राइस से तो सब बहुत ऊपर निकल चुके हैं, टारगेट प्राइस के बहुत नजदीक आ चुके हैं या मिल चुके हैं, क्या किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा। इनफैक्ट ये पिछले, अगर मैं ट्यूसडे को भी आया था उस दिन भी इसके बारे में बातचीत हुई थी, 2 बार बातचीत हुई है, फिर अपने लास्ट थर्सडे को भी बात हुई है और उसके पहले भी बहुत बार जीएसएफसी के ऊपर बात हुई है, जीएनएफसी के ऊपर बात हुई है और अभी तो सिमी जी ने दे ही दिया। और मैं उस टाइम पे जीएसएफसी और आरएफसी को, आरसीएफ को कंपेयर कर रहा था, तो आरसीएफ तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया, उसके सामने जीएसएफसी स्लो मूवर है। एंड बीइंग अ होल्डिंग कंपनी ऑल्सो, जीएनएफसी की भी होल्डिंग है इसमें और भी दूसरे बिजनेसेस है, तो जीएसएफसी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं और काफी एग्रेसिवली काफी सालों से करते हुए आ रहे हैं, बिकॉज हमें फर्टिलाइजर में अभी भी बहुत वैल्यू दिखती है। और कल मैं सुन रहा था चैनल पे भी सारे हमारे पैनलिस्ट ने कोरोमंडल के बारे में बात की है, चंबल के बारे में हमारे चैनल ने बात की है, पूरी हमारी एनालिस्ट टीम ने। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर। और आगे आने वाले दिनों में जो यूरिया को लेकर पॉलिसीज और बजट, काउंटडाउन टू द बजट, अब तो बहुत ज्यादा दिन रहे नहीं है, तो सर्टेनली दिस स्टॉक्स विल डू वेल। और चंबल बहुत अच्छे लेवल्स पे है, जहां से मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क है, परफॉर्म करना है। जीएनएफसी चूंकि शायद मोस्टली उसमें रहता है बैन लिस्ट में, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत वो रहता है, बट ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। कोरोमंडल, जीएनएफसी एंड चंबल, ये तो गए आपके एफएनओ वाले स्टॉक्स। और मैं एक पारादीप फॉस्फेट्स है जो कि अपनी आईपीओ प्राइस से अब ऊपर आया है, अच्छा खासा ऊपर है। पारादीप फॉस्फेट्स भी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे नंबर्स है और अच्छे फंडामेंटल्स है। तो पारादीप फॉस्फेट्स, आरसीएफ हालांकि बहुत चल चुका, तो मैं बोलूंगा फ्रेश बाइस जो है वो आप जीएसएफसी में कीजिए। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर। कुल मिला के आप ये कह रहे हो जो सिमी जी ने कहा वो सही, बराबर ना? ऐसा सीधा बोलो ना कि सिमी जी ने जीएसएफसी बोला, जीएसएफसी बोला तो आप ले लो। इतना घुमा फिरा क्यों बोल रहे जैन साहब? थोड़ा लॉजिक तो देनी पड़ती है ना, नहीं तो लगेगा कि सीधा नहीं, जितने भी लॉजिक आपने दिए उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक ये है कि सिमी जी ने बोला। कुणाल जी है कि नहीं? एकदम एकदम एक कुणाल जी से कंफर्म करा ले। कुणाल जी है कि नहीं? 100%। अनिल जी 101% सही बात है। और अनिल जी अगर सिमी जी कह रही हैं
तो अनिल जी तुरंत प्रभाव से हाँ में हाँ मिलानी चाहिए अनिल जी। ओके। तो अनिल जी ये बहुत बड़ा ज्ञान मैं दे रहा हूँ संदीप जी को, और बजट आ रहा है हाँ। तो उन्हीं के हित में ये है कि वो हाँ में हाँ मिलाएं। हालांकि ये मंच तो सही नहीं है इस सवाल को पूछने का, लेकिन और कुणाल अनिल जी इसी के साथ अनिल जी कुणाल जी पूछिए। हाँ, इसी के साथ अनिल जी सिमी जी से निवेदन है कि इस बार संदेश अच्छे लेकर के आए, अच्छे मतलब कि काफी मात्रा में लाएं। हाँ। क्योंकि कम लाएंगी तो वो बचेंगे नहीं। हाँ। तो बजट के लिए जब आए संदेश जरूर लाएं अनिल जी। तुरंत अभी आज ही संदेश भेजना शुरू करें, SMS, वो संदेश ही है भारी मात्रा में भेजिए। अच्छा एक चीज बताए, वैसे सिमी जी बैठी है शो में तो जवाब बायस भी हो सकते हैं, फिर भी अब आ गया मन में तो पूछ लेता हूं। ज्यादातर एनालिस्ट डरते किससे ज्यादा है, सिमी जी से या आशु जी से? मतलब डरते दोनों से, मैं ये पूछ रहा हूं ज्यादा किससे डरते हैं? अच्छा सिमी जी से ज्यादा डरने वाले कौन कौन है, चाहिए बताइए। अच्छा एक भी नहीं, बंसल कोई डरता नहीं है अनिल जी। एक कुणाल जी है अच्छा, और अनिल जी मैं बताता हूँ अनिल जी किससे डरते हैं। जी बताइए जी। देखिए अनिल जी, हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मतलब कि जी बिजनेस का एक्सक्लूसिव। हाँ। तो अमूमन अनिल जी व्हाट्सएप ग्रुप ना म्यूट में रहते हैं, तो वो एक साल बाद म्यूट वाला ना अपने आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अनम्यूट हो जाता है। तो कल आपके 6-7 मैसेज आए, उसके अंदर अनिल सिंह भी करके। अनिल जी मैं घबरा गया कि मैंने सुबह सुबह क्या कर दिया जो 6-7 मैसेज आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो अनिल जी मैं आपसे डरता हूँ अनिल जी। फटाफट अनिल जी उस ग्रुप को मैंने म्यूट करा और आर्काइव में भेजा अनिल जी। एक साल में मैसेज भेजा, उसमें भी डरने लगे, सोचो। चलिए बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा जान के कि आप ना आशु जी से डरते हैं ना सिमी जी से, सिर्फ मुझसे डरते हैं। मुझे अच्छा लगा जान के, सुन के तो अच्छा लगता है, बाकी एक्चुअली डरते नहीं डरते पता नहीं। आइए बढ़ते आगे, एक बेहतरीन रिसर्च आपके लिए। बाजार लाइफ हाई पर है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग। अब वो कितने स्मार्ट हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड के जो डेटा हैं वो बेहद इंटरेस्टिंग है। आइए उस डेटा का एनालिसिस किया जाए। जैन साहब भी हमारे साथ हैं, जैन साहब भी ध्यान से उन डेटा को सुनेंगे। किसी भी तरह का सवाल कोई भी उन पर आ सकता है, बाद में ये ना कहे कि मुझे बताया नहीं था पहले, मैं तो छोटे छोटे जेम्स वाले स्टॉक की तैयारी करके आया था। तो आइए अरमान हमारे साथ है। अरमान बताइए पूरी डिटेल्स क्या है म्यूचुअल फंड डेटा में निकल कर। जी सर नेट एसआईपी अगर इन्फ्लो का अगर डेटा देखें तो जो नवंबर में नेट एसआईपी का इन्फ्लो का डेटा आया था वो सिर्फ आया था 3,260 करोड़, जो 13,000 सर नेट बाय सेल दोनों मिलाकर रिडम्पशन को माइनस करने के बाद जो बचता है वो 3,260 करोड़ आया था। और ये जो आया था डेटा, ये अक्टूबर 2021 के बाद सबसे कम डेटा आया है जो नेट एसआईपी का डेटा बचा है। पिछले महीने की अगर तुलना में देखेंगे तो जो नेट एसआईपी का डेटा है वो लगभग 57-60% के आसपास जो है वो गिरावट आती हुई दिखी है। ये तो नेट एसआईपी इन्फ्लो की बात हुई कि इतना कम क्यों है। अब उसका रीजन क्या है, ये अब रिडम्पशंस की अगर हम बात करें तो अगर आप अप्रैल 2021 के बाद अगर आप देखेंगे तो ये एसआईपी रिडम्पशन नवंबर महीने में सबसे ज्यादा होता हुआ दिखा है। रिडम्पशन के कारण अगर आप देखेंगे जो नेट एसआईपी इन्फ्लो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम आता हुआ दिखा है। और एसआईपी में जब जो टोटल रिडम्पशन जो हुआ है नवंबर में वो लगभग 10,000 करोड़ का होता हुआ दिखा है। तो नेट रिडम्पशन अगर जो नेट इन्फ्लो है वो ज्यादा रिडम्पशन के कारण जो है आपको यहां पर नेट एसआईपी इन्फ्लो कम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ग्रॉस एसआईपी इन्फ्लो की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर तो अगर जो भी डेटा आ रहे हैं वो डेटा अभी भी रोबस्ट है। अगर नवंबर में फ्रेश एसआईपी इन्फ्लो की अगर बात करेंगे तो वो काफी बड़े आते हुए दिखे, 13,300 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अगर आप उसको जनवरी की तुलना से अगर आप देखें तो जनवरी से 15% वो तो और बढ़ के आए हैं। तो ग्रॉस अगर डेटा देखेंगे तो ग्रॉस डेटा काफी बढ़िया आ रहा है, पर नवंबर में रिडम्पशंस जो है वो बहुत बढ़िया होते हुए दिखे, इसलिए नेट एसआईपी इन्फ्लो कंपैरेटिवली बहुत कम आता हुआ दिखा है, जो अक्टूबर 2021 के बाद का सबसे कम है। तो 13,300 करोड़ की एसआईपी आई। जी सर। 10,000 करोड़ की निकल गई, 3,300 3,000 करोड़ के आसपास की 3,260 करोड़ की नेट एसआईपी रही। जी ठीक है, ये तो एसआईपी वाले। जी सर। ओवरऑल ग्रॉस टोटल 13,300 का आता हुआ दिखा है, एसआईपी सब मिला के। हाँ सब मिला के। ओके, तो मतलब इस बार एसआईपी तो हाईएस्ट लेवल पर चल रही है। यस सर। लेकिन बहुत लोगों ने पैसे निकाले, रिडम्पशन भी बहुत ज्यादा करे। जी जैन साहब बताइए, आपने क्यों पैसे निकाले मार्केट में? नहीं देखिए, एक तरफ तो पॉजिटिविटी ये है कि देखिए हम लोग बातचीत इसी की करते हैं कि एसआईपीज के इन्फ्लोज हाईएस्ट लेवल्स पे है, ठीक है, ग्रॉस इन्फ्लोज, बट नेट इन्फ्लोज यस रिडम्पशंस हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो लार्ज कैप्स से भी हो सकता है, अगर फर्दर डिगिंग डाउन करनी पड़ेगी कि कौन से स्कीम से या कौन से म्यूचुअल फंड से हुए हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हो सकता है कि भाई बाद में कोई स्विचिंग हो, सो बट ओवरऑल
इट्स नॉट अ ग्रेट डेटा, और हम देख रहे हैं कैसे पार्टिसिपेशन भी कम हुआ। अगर एक्टिव क्लाइंट्स भी देखें तो हमारे यहाँ पे भी एक्टिव क्लाइंट्स काफी कम हुए हैं, और इवन जो टॉप 5-10 जो ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स है या फिर ट्रेडिशनल ब्रोकर्स भी है, सबके यहाँ पे नवंबर का महीना थोड़ा लैकलस्टर गया। दैट्स रीजन ये है कि स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहे थे नवंबर के महीने में, कुछ दिसंबर से थोड़ा चालू हुआ, तो देखते हैं इस महीने में कैसे फिगर्स आते हैं। तो एक रीजन ये है। दूसरा, कुछ लोग डेट्स की तरफ काफी शिफ्ट किए हैं, क्योंकि डेट्स में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे हो जाते हैं तो वो अट्रैक्टिव ज्यादा लगने लगा, तो लोग बाग वहां पे भी स्विच किए हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। यस, बट अनिल सर, इसको मतलब अब कैसे देखा जाए? देखो, दो चीजें। हाँ। एक तो ये कि नया पैसा तो आ रहा है, करेक्ट। तो जब तक नया पैसा आ रहा है तब तक बहुत टेंशन की बात नहीं। 13,000 करोड़ के आपके ओवरऑल ग्रोथ इनफ्लो है। राइट। अब दिक्कत कहाँ है कि बचा कितना? 10,000 करोड़ निकल गया। हाँ। क्यों निकला? 15 जून को आपका लो था 15,200 के आसपास का निफ्टी का। करेक्ट। और वो लो बना कब? 18,604 का हाई बनने के बाद। 18,600 पे जो लोग नहीं बेच पाए उन्होंने 15,200 देखा, ओ हो, हम तो मिस कर गए। लगभग 20% नीचे आ गया निफ्टी, हमारा तो रह गया। अब की बार आएगा तो पक्का बेचेंगे। तो जैसे आप 18,000 के आसपास आते, फिर 18,600 का इंतजार नहीं करते आप। 18,000 के आसपास आए, ठीक है ना, 500-600 पॉइंट छोड़ दो। पहले भी 500-600 पॉइंट के चक्कर में 3,000 पॉइंट निकल गए थे। तो वहां पर फिर है ना, लोगों की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती। दो तरह के लोगों की, एक जिनका भाव आया निकलो, दो वो लोग जो वाकई में इंतजार कर रहे थे प्रॉफिट बुकिंग का, पिछली बार नहीं कर पाए तो इस बार करेंगे। तो ये हल्का फुल्का माहौल एक है। अच्छा। दूसरी बात जो है वो ये कि इंटरेस्टिंग चीज है कि इक्विटी में अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए बहुत फेवरेबल ना हो, फॉर एग्जाम्पल कैसे समझो, आज यहाँ आप 18,500 की निफ्टी पर है। ठीक है। किसी को आप पूछे कि यहाँ से साल भर में आपको निफ्टी कितनी, कोई बोले 10% और मुझे अपसाइड दिखती है। करेक्ट। तो 10% की अपसाइड के लिए आप निफ्टी में या बड़े शेयरों में पैसा डालें। मिड कैप की, स्मॉल कैप की तो छोड़ दो, एक साल में कितने सारे डबल हो जाएंगे वो अलग बात है। लेकिन अगर जो सिस्टमेटिकली लार्ज कैप में रिस्क कम लेकर इन्वेस्ट करने वाला आदमी है, जो निफ्टी सेंसेक्स टॉप 100 में इन्वेस्ट करता है, अगर उसको 10% का रिटर्न दिखता है और अगर 8% आपका डेट में आ जाए तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप सोचोगे जाने तो 2% के लिए मैं रिस्क क्यों लूँ? 20% नीचे हो गया तो, अमेरिका रिसेशन में चला गया तो, महंगाई नीचे नहीं आई तो, 4-5 तो लगा दो आप, और फिर आप सोचोगे चलो डेट में ले पैसा डाल दे। तो पार्शियली जो जैन साहब कह रहे हैं कि थोड़ा डेट अट्रैक्टिव हो रहा है ब्याज दरें बढ़ने की वजह से, कि पहले डेट में कुछ मिलता नहीं था, 5% रिटर्न आए और उसमें से भी 1.5% तो टैक्स में दे दो। अगर 8% के आसपास, 9% के आसपास का रिटर्न अगर आपका डेट में बन जाता है और 10% के आसपास, क्योंकि साल भर में तो आप निकालोगे तो उधर भी टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल इनकम टैक्स 20% का, तो उस हिसाब से आपके लिए डेट भी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो थोड़ी शिफ्टिंग होती है, ये कारण है। बट देखो ऐसा है, वापस तेजी के साथ फिर पैसे आ जाएंगे कहीं जाने वाले, और जब तक नया आ रहा है ना तब तो कोई टेंशन नहीं। और कई बार ये होता है, हम कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई जोमेटो, कोई पॉलिसी बाजार, इस तरह के जो शेयर होते हैं जोर से गिरते हैं, गिरने के बाद जब है ना किसी एक लेवल पर आने के बाद बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, चेंज होते हैं, जो आपने देखा अभी। तो क्या होता है, जो पुराने फंसे हुए अटके हुए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो थक गए, वो दे के जाते हैं। नए इन्वेस्टर आते हैं, थोड़े जोश के साथ आते हैं, तब स्टॉक की सेलिंग खत्म होती है, ऊपर जाती है। तो अभी भी निफ्टी में भी पुराने जो लोग निकल गए, अब नए जोश वाले इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो ले जाएंगे ऊपर, डरने की बात नहीं। एक चीज मुझे पूछनी थी, ये क्या आपने कहा 18 के लेवल को देख रहे हैं, उनको लग रहा है ठीक है 500-600 पॉइंट छोड़ दो, लेकिन ये जो रिसेशन वाली बात है या ये जो टेंशन डर वाली बात है, ये तो समय से चल रही है। और उससे नहीं निकाला किसी ने। रेसेशन और टेंशन तो कभी आता था जब मार्केट नीचे होता है। आपने कहा ना डेट में। हाँ नहीं, डेट में तो इसलिए कि भाई चलो ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अगर आप एक साल में 10% की अपसाइड निफ्टी में देखते हो और 8%, 9% अगर आपका डेट में मिलता है, तो कोई भी कहेगा कि यार समझदारी की बात है कि बिना रिस्क के 8-9% बनना, तो 2%, 4% के लिए क्यों रिस्क लेनी। और जब यहाँ चढ़ गया तो चलो निकाल लो। वैसा है। सो आई थिंक दोनों का मिक्स है, जो जैन साहब आपको ठीक है। ओके सर, सेठी साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। सेठी सर, गुड आफ्टरनून। और बजाते हैं बिगुल सेठी साहब के लिए। सेठी साहब सुस्वागतम। क्या इरादा है, आज मार्केट खराब है, कॉल देंगे या खाली ऐसे हालचाल बताने आए हैं?
अनिल जी गुड आफ्टरनून। नेहा, अनिल जी बाजार खराब है, 100-150 पॉइंट अभी निफ्टी नीचे है, बट अनिल जी 2 कॉल्स है, 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। और बाकी अनिल जी थोड़ा अपडेट भी है, कल मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था। एक मिनट सेठी साहब, अपडेट दे उसके पहले बताओ, खराब बाजार है, आप कॉल देना चाहते हैं, 2 खरीदारी की सलाह है, दोनों कैश मार्केट। खरीदारी की सलाह आप दे दो, हमें वैसा चाहिए जैसा आपने कल ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक दिया था, वैसी हो तो दे दो। बिल्कुल अनिल जी, कोशिश वही रहती है हमें। 5% भाग गया स्टॉक, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा एक कॉल कल था सेठी साहब का। अब बताएं सर वैसी। बिल्कुल अनिल जी, कल यही ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक 535 पे रिकमेंड किया, 568 हो गया। और अनिल जी थोड़ी देर पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात हो रही थी, तो मैं देख रहा था 21 नवंबर को मैंने आरसीएफ रिकमेंड किया 100 रुपए में, जो 140 है। फिर उसके 2 दिन बाद 23 नवंबर को जीएसएफ से रिकमेंड किया 127 के लेवल पे, वो अभी 148 है। और परसों मंगलवार को मेरी पिक थी दीपक फर्टिलाइजर 795 के लेवल्स पे, वो अभी 820 के लेवल्स पे है। आज के बाजार में वो भी 2% ऊपर है स्टॉक। अनिल जी जो 2 स्टॉक आज है उनमें से पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है डेटामेटिक्स, जो अभी 302 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कंपनी है जो कि आईटी और बीपीओ सर्विसेज में है, डेटा मैनेजमेंट का कारोबार करती है, जिसमें ये रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ये सब यूज करती है। कंपनी 6 देशों में प्रेजेंट है, अक्रॉस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। और हाल ही में इनको एक यूएस की कंपनी है जिसका नाम है एक्सेस फेयर्स, जो कि एक वहाँ की प्रीमियम इंटरनेशनल एयरफेयर्स का प्लेटफॉर्म है, उसके साथ टाई अप किया और वहाँ से एक बड़ा ऑर्डर भी मिला। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, 10-11 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 21%, जीरो डेट कंपनी है, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 74% की हिस्सेदारी है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे 302 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है, 315 का टारगेट है और 295 का स्टॉप लॉस रखना है। यह है आपके लिए डेटामेटिक्स खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से पहला शेयर। दूसरा भी बताएं सर। अनिल जी जो आज का दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पीसीबीएल, जो पहले फिलिप्स कार्बन ब्लैक होता था, 140 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और ये स्टॉक तो आजकल राकेश जी, कुणाल जी के रडार पे भी है, मुझे याद आता है, या मैंने 1-2 बार देखा उनको भी रिकमेंड करते हुए, वो भी इस पे बुलिश है। एक जबरदस्त कंपनी है जो संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है, जो कि 33 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है। फिर हाल ही में कंपनी ने ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपांशन किया है, तो जिसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और ये जो नॉर्मल कार्बन ब्लैक जो रबर में यूज होता है वो तो बनाती है, इसके अलावा स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक भी बनाती है, जो कि पेंट्स, फाइबर, प्लास्टिक्स, केबल्स, इन सब इंडस्ट्रीज को कैटर करने में काम आता है। बाकी जबरदस्त फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अराउंड 17-18% के, लो डेट कंपनी है, 0.27 का डेट इक्विटी रेशियो। पिछले साल डिविडेंड दिया 10 रुपए का, उसके बाद हालांकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो डिविडेंड यील्ड वुड वर्क आउट टू अराउंड क्लोज टू 3.5 to 4%। बाकी एक सॉलिड कंपनी है और मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से भी अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। और अब इस तरह की सब कंपनियों में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा जा रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 150 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है, 134 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो सेठी सर की तरफ से 2 रिकमेंडेशंस, डेटामेटिक्स 315 का टारगेट सर ने दिया, पीसीबीएल यहाँ पर भी अच्छी कन्विक्शन बन रही है, 150 तक का टारगेट बनता हुआ दिख रहे हैं। मार्केट में आ गया है और प्रेशर दिन के निचले स्तर पर है। सर आपकी स्ट्रैटेजी रेडी है? नहीं, अगर मैं ना बोलूंगा तो आप नहीं पूछेंगी? बिल्कुल पूछूंगी। तो फिर पूछो। चलिए वक्त हो गया है सर की 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का। सर डाउ फ्यूचर्स 300 अंक नीचे हो गया है और एकाएक यहाँ पर करेक्शन आया है। नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें, 170 अंकों की कमजोरी है और ऑलमोस्ट 1-1.25% नीचे यूरोपियन मार्केट्स है। क्या करें सर? देखो, आज तो कुछ करना नहीं है अपने, और स्पेशली सपोर्ट लेवल पे आके भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लेना नहीं, लेना है तो कर लेंगे। ठीक है, उसका रीज़न बता दूँ, 2 चीज़ें। एक, बचे हुए 1 घंटे में वीकली एक्सपायरी भी है, लॉन्ग साइड पे लोग ज़्यादा थे, ठीक है, वो कम हो रही है पोजीशन। दूसरा, आज रात डाउ का एक्शन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल जो रिएक्शन देना चाहिए वो दिया नहीं अमेरिका ने। अपनी बात यही हो रही थी, करेक्ट, कि जितना गिरना चाहिए उतना कुछ नहीं गिरा, जितना पावेल साहब ने खराब बोला उसके हिसाब से तो कुछ गिरे ही नहीं आप, राइट। तो क्या पता आज गिरे, देखो 250 हो गया, हो गया ना डाउ फ्यूचर्स, 300 हो गया था सर, 300 हो गया था। अच्छा, मैंने नहीं देखा, हाँ 295 पॉइंट चला गया था नीचे। हाँ, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा हल्का रहने में समझदारी पहली चीज़। बाकी फॉर्मूला वही है, 18,450 इसके नीचे बंद होगा तो पोजीशन आज ही कम करके जाना है।
43,500 के नीचे बंद होगा तो आज ही कम करके जाना है। बैंक निफ्टी जरूर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में घुस गया है अब। तो बहुत एग्रेसिव आपको कुछ ना कुछ लेना है कि मैं लिए बगैर नहीं मानूंगा जाओ, तब तो आप बैंक निफ्टी टुकड़ों में खरीदो। 775, 700, 650 ये 3 जगह जहाँ खरीदना चाहिए। तो पहली जगह तो आ गई 775, 700, 650, 625 के आसपास 2 और पड़ा हुआ है, हल्का फुल्का वहाँ खरीद सकते हैं। कंडीशन एक ही है, स्टॉप लॉस 43,500 लगाना ही लगाना है। अगर वो लगा सकते हैं तो खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए। तो अगर लेने का मन ही है तो बैंक निफ्टी लेना है। टारगेट ऊपर के जो बनेंगे 43,850, 925, 975 3 टारगेट के लिए वहाँ पर थैंक यू कर देना। और क्यों कर देना वो मैं आपको डेटा में पहले बैंक निफ्टी का बता दूँ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर आप आ गए हैं, वो है 43,700, 43,800। 43,700 के पुट पर 54 लाख शेयर हैं, 43,800 के पुट पर 75 लाख शेयर है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो संभावना ये कि आप इस रेंज में ही कहीं क्लोज होंगे, इसके नीचे नहीं होंगे, ये संभावना बनती है। ऊपर की तरफ 43,900 से 44,100, ये 200 पॉइंट की रेंज बहुत भयंकर वाली सप्लाई है। तो 44,900 पार करने में भी बहुत मुश्किल आएगी। हो भी गया तो 44,000 के ऊपर आज आप बंद नहीं हो पाएंगे, ये पक्का है। सो अपसाइड आपको पता है 44,000 के ऊपर की नहीं है। ऐसे में 43,900, 44,000 के आसपास आए ऊपर, वहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। नीचे में 43,700, 43,650 के आसपास आए, वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी इतना खराब नहीं है, करेक्शन दे रहा है, सपोर्ट लेवल पर आ रहा है, या सोच सकते खरीदने का अगर करना ही चाहे ओवरनाइट तो। निफ्टी 18,500 इसके ऊपर बंद होना जरूरी है। 18,450, 18,500 दोनों में से आपको जो लेवल पसंद करना हो कर लो। एकदम सेफ रहना चाहते हैं 18,450, थोड़ा 5-15 पॉइंट की रिस्क लेकर एक दिन और इंतजार करना चाहते हैं तो 18,500 ये आपका क्लोजिंग बेसिस पे संभावना है कि हम उसको होल्ड करें, क्योंकि 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 18,500 के पुट पर है। लेकिन अगर 3 बजे तक आप 18,500 को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप आज और कल में 18,350, 18,400 आते हुए देख रहे हैं। 3 बजे तक अगर नहीं होल्ड किया तो उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, वो काफ़ी अच्छी खासी होगी, जो आज और कल में 18,350 तक लाएगी। फिर उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। और अगर 18,500 आप 3 बजे तक होल्ड कर लेते हैं तो वही है 18,500 से 18,600 के बीच में कहीं भी जाकर आप बंद हो जाएंगे। उससे ज़्यादा की अपसाइड भी नहीं है। 18,600 के कॉल्स पर ज़्यादा नहीं है, 3 करोड़ शेयर खड़े हैं कॉल राइटर्स। अच्छा, आज ही 2 करोड़ जुड़े हैं। मतलब सब एक दिन ऐसा आएगा, मुझे लगता है कि जिस दिन है ना सारे स्टॉक्स की किसी को जरूरत ही नहीं रहेगी। बोले खाली निफ्टी बैंक निफ्टी चलने दो, हम इनके ऑप्शन में ही ट्रेड कर लेंगे। क्या वॉल्यूम है, 3 करोड़ शेयर ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम नहीं है, ओपन इंटरेस्ट है। एक स्ट्राइक प्राइस पर 18,600 के कॉल पर, गजब। तो कुछ भी होता है। सो आई थिंक थोड़ा सतर्क रहें, ग्लोबल सिनेरियो खराब हो रहा है, इसलिए लॉन्ग करने में हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें। ओके, ठीक है। इसी बीच हमने रुपए को दिन के निचले स्तर पर जाते हुए देखा और इंटरेस्टिंगली सोने चांदी में एक तरफा गिरावट आ रही है, जो कि 54,000 के नीचे लुढ़क गया है। और चांदी में भी ऑलमोस्ट हमने 1,700 रुपए की कमजोरी बनते हुए देखी है। तो फिलहाल करेंसी और कमोडिटी मार्केट से भी वो अपडेट आते हुए इसी बीच चलते हैं राकेश कुणाल जी के पास। चार्ट कॉर्नर की है तैयारी। सर बताइए। नेहा, हमारा बिकवाली की राय है टाइटन में, टाइटन को बेचना है। यहाँ पर टेक्निकली देखें तो एक पिवट पॉइंट टूटा है, 2550 का एक पिवट पॉइंट कैश के अंदर टूटा है। एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, तो बेच के जाने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट लगता है। और ऐसा लगता है कि कल फर्स्ट हाफ तक इसमें एक डिसेंट गिरावट आनी चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए नेहा, चार्ट कमजोर है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कई लाख शादियों की, लेकिन बावजूद उसके टाइटन में हमने देखा है पिछले 4 महीनों से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और अब उसमें एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। एक पैटर्न भी बना है जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकडाउन आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक काफी नीचे फिसल सकता है। शॉर्ट करके चलने की हमारी राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखा जाए, स्टॉप लॉस रखें 2575 पर, 2575 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 2500 का, इवेंचुअल टारगेट 2445 का, 2445 का। बिकवाली की राय है टाइटन। ओके, टाइटन बेच के चलना है और 2575 का स्टॉप लॉस। पहला लक्ष्य 2500 का, दूसरा 2445 का। चलिए मुदित जी हमारे साथ हैं और बिगुल उनके लिए। गुड आफ्टरनून मुदित जी, बताइए। मुदित जी प्लीज अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट पर हैं इस समय।
बिल्कुल, देखिए एक स्टॉक जहां पर अंडर परफॉर्मेंस लगातार बनी हुई थी, अंडर परफॉर्मेंस के साथ साथ स्टॉक में एक बेयरिश पैटर्न भी बना और उसका ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं बाटा इंडिया, यहीं पर बेच के चलेंगे 1652 1652 स्पॉट के लेवल है, यहीं पर बिकवाली करके चलेंगे एक बड़े टारगेट्स के लिए। सीधे सीधे यहां से बीच में कोई टारगेट्स है ही नहीं। 1600 रुपए तक की डाउन साइड बाटा इंडिया में नजर आती है, यहां पर शॉर्ट करके चलने की सलाह दे रहे हैं 1600 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आएगा 1672 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं स्टॉक में लगातार करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन था उसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब यहां से जिस तरह से नेकलाइन का ब्रेकडाउन है, बीच में कोई भी सपोर्ट है नहीं, 1600 रुपए तक की डाउन साइड के लिए बाटा तैयार हो चुका है, यहां पर बेच के चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1672 का। ओके, बाटा इंडिया सेल करने की सलाह है। 1672 का स्टॉप लॉस लगाएं स्ट्रैटेजी में। नीचे ये स्टॉक 1600 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीकांत चौहान जी भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस बीच एक बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। सेल कॉल आया है रडार पे मेरे नया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स में जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, स्टॉक्स में अभी और थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 43 रुपीज 10 पैसा, 43 रुपीज 25 पैसा फ्यूचर्स का भाव है। ये स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों से स्टॉक ऊपरी लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। कल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, आज वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और कल का लो ब्रेक हो रहा है। जीएमआर इंफ्रा में मेरे को लग रहा है यहां से 3 से 5 रुपए का गिरावट देखने को मिल सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए जीएमआर इंफ्रा में और बिकवाली करे। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 44 रुपए 50 पैसे 45 के पास है। 44.50 का स्टॉप लॉस लगा के जीएमआर इंफ्रा में यहां पे सीएमपी पे बिकवाली करना है। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं जीएमआर इंफ्रा के अंदर 40 रुपए का पहला टारगेट देखने को मिलना चाहिए, 38 रुपए का दूसरा टारगेट देखने को मिलना चाहिए। बिकवाली करे 2 से 3 दिनों के लिए 40 रुपए से लेके 38 रुपए तक के लेवल जीएमआर इंफ्रा में देखने को मिल सकता है। 44.50 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये है आपके लिए राय जीएमआर इंफ्रा में बिकवाली की। जैसा कि खबरें आई हैं अभी भी कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जो इतनी भीड़ भाड़ थी उसे नियंत्रित किया जा रहा है। अब पैर रखने की जगह हो जाएगी, इसीलिए सुमित जी बेचते हैं। सुमित जी, ये कारण सही है या कुछ चार्ट पे भी सिग्नल आया है? अनिल जी, ये कारण तो अभी मुझे आपने बोला तो मुझे क्लिक हुआ। मुझे तो चार्ट में सिग्नल आया था, लेकिन कल पता चला था कि एयरपोर्ट पे भी ध्यान दिया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन के लिए भी गए हैं और ट्रैफिक को भी नियंत्रण में रखा जा रहा है। तो आपका लॉजिक और कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम सही है। चलिए, अब पोर्ट पे पैर रखने की भी जगह हो चुकी है, चार्ट पर भी सिग्नल आ चुके हैं। जीएमआर इंफ्रा में आप कर सकते हैं बिकवाली। ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। श्रीकांत जी भी दर्शन दे चुके हैं, जल्दी ही उनकी तरफ से आदेश आएगा, बिगुल बजा जाए। उससे पहले जय का आदेश आ चुका है, जय के लिए बिगुल कैश का ऑप्शन। बताएं जय। अनिल जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल आज इंडाइसिस में देखने मिला है हमें, इसीलिए पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है 43,500 के स्ट्राइक का। तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 195 पर। 43,500 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 195 पर ट्रेड कर रहा है। 22 दिसंबर की एक्सपायरी का। अनिल जी, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए 85 का एंड टारगेट जो पहला वाला अनिल जी रहेगा that would be 330 and second target will be 405. So 330, 405 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे बैंक निफ्टी का 43,500 का पुट ऑप्शन। इनफैक्ट 43,800 ब्रेक कर दिया फाइनल, जो एक रेंज सपोर्ट रेंज थी बैंक निफ्टी के नीचे। उसके नीचे सीधा इमीडिएट टारगेट तो बनेगा 43,500 का, विच इज अराउंड 200 पॉइंट्स फ्रॉम ईयर ऑन नीचे में। पर 43,500 के नीचे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है इन्होंने जी बैंक निफ्टी का, वो 43,000 से 43,100 ये टेस्ट हो सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में 44 के ऊपर ही बड़ी एक अप मूव देखने मिलेगी। 44 के ऊपर जब तक अब जाता नहीं है 43,800 44 की रेंज में, तब तक अनिल जी ये थोड़ा डाउनसाइड प्रेशर रहेगा शॉर्ट टर्म में, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए 43,500 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। इनफैक्ट अनिल जी, कल क्लोजिंग में हमें लगा था कि कुछ एक बड़ा मूव आएगा, या तो गैप अप के साथ होना चाहिए था। गैप अप के साथ नहीं हुआ, स्लोली हुआ। जो निफ्टी का हमने लॉन्ग ट्रायंगल सजेस्ट किया था 18,600 का कॉल और पुट, वो 75 के आसपास 73 के आसपास दिया था जी, वो 150 रुपए हो गया। तो ये मूव एक्सपेक्टेड तो था आज के बड़ा मूव, इज जस्ट दैट कि ड्यूरिंग मार्केट आया, गैप के साथ नहीं आया। बट अब तो सिंस एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है, सो मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन लेके चले। ये है आपके लिए
पुट ऑप्शन खरीदने की राय, बैंक निफ्टी का 43,500 वाला पुट ऑप्शन खरीदना है आपको 195 रुपये में, 85 का स्टॉप लॉस, 330 और 405 के टारगेट के लिए। तो थोड़ी कमजोरी के संकेत आते दिख रहे हैं। 43,650 एकदम सपोर्ट रेंज के लोअर एंड पर, और वजह डाउ फ्यूचर्स जो अब 280 अंक आपको नीचे नजर आएंगे, और बैंक निफ्टी भी 18,440 के आसपास। तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त होती दिख रही है। सरकारी बैंक जो बड़े एक्शन में रहे हैं पिछले कुछ समय से, बड़ी तेजी में है। पहले तो ये तेजी के कारण आप समझ लीजिए, वैसे तो पता है, नहीं पता तो शॉर्ट में एक बार समझ लें, लेकिन इतनी बड़ी तेजी के बाद बड़ी बात यह है कि क्या इन बैंकों के वैल्यूएशन सस्ते हैं या अब प्रॉफिट बुक करने का वक्त है। जरा डिटेल्स समझ ली जाए, बताएं। नूपुर हमारे साथ है, नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। सिवाय एसबीआई बैंक के सारे बैंक्स में देखेंगे तो 50 से 230% की रैली पिछले 6 महीने में इन स्टॉक्स में दिखी है। अगर रीजंस देखें तो बहुत सबको पता है कि जो क्रेडिट फॉर्मेशन हुआ है, जो क्रेडिट साइकिल का जो फॉर्मुलेशन है अभी फ़िलहाल वो 15 साल बाद दिखा है। बैंकिंग सेक्टर के लिए सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम है, और 3-4 साल जो भी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इसके मेन रीजंस है जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट साइकिल है, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि एडवांस और डिपॉजिट रेट में आपको एक स्प्रेड मिलता है, और जो एनपीए है वो अभी लोवेस्ट लेवल पे है। सुबह हमने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजमेंट से भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा था, जो एनपीए है वो अभी काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे आ चुकी है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मार्केट शेयर है वो इम्प्रूव हो रहा है। पिछले 2-3 साल में देखें तो पीएसयू बैंक का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अगर इंडस्ट्री एवरेज पे देखें तो क्रेडिट ऑफटेक करीबन 17% से बढ़ा है, लेकिन पीएसयू बैंक का जो क्रेडिट ऑफटेक है वो करीबन 21% से ऊपर है। तो अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ है तो वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तरफ से नहीं आई है, पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से भी बराबर की हिस्सेदारी दिखिए जब क्रेडिट ऑफटेक की बात आती है। तो बैलेंस शीट में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है। पीएसयू बैंक के ग्रॉस एनपीए देखें तो पिछले 1.5 साल में गिरावट है, अभी 18% के आसपास है, और प्रोविजन कन्वर्जन जो रेशो है वो 70 से 80% के आसपास आ चुका है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एसबीआई के जो वैल्यूएशन है वो कुछ बैंक्स उसे पीछे छोड़ रहे हैं। अगर 3 ऐसे बैंक है जिसके वैल्यूएशन एसबीआई से ऊपर है, और फिलहाल 3 ऐसे बैंक है जिनके वैल्यूएशन अभी भी 1 टाइम बुक वैल्यू से कम है। तो फिलहाल अगर एसबीआई की बात करें तो अगले साल के वैल्यूएशन 1.2 टाइम के, और 3 जो बैंक जिनके 1 से भी कम का वैल्यूएशन है वो है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। इंटरेस्टिंगली सेंट्रल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक के वैल्यूएशन एसबीआई से फिलहाल ज़्यादा है। ओके, चलिए, तो ये पूरी डिटेल्स पीएसयू बैंक्स की तरफ से फिलहाल तो दिख रहा है कि जिस तरह का प्रेशर है इनमें भी दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ स्पेसेस अभी भी ऐसे आईओबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जहां पर अभी भी ये अपने आप को हरे निशान में टिकाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, श्रीकांत चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और गुड आफ्टरनून सर, आप एसटीबीटी देना चाहते हैं आज? बिल्कुल। इनफैक्ट मार्केट का जो फॉर्मेशन बना है वो क्लियरली लोअर टॉप फॉर्मेशन बना है, और ऐसे फॉर्मेशन में हमने देखा है कि जहां पे भी लोअर हाइज बने होंगे वो सभी स्टॉक्स में एक अच्छी गिरावट देखने मिलती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जितने भी ओवर वैल्यूड स्टॉक है वहां पे सबसे पहले सेल ऑफ बनेगा, और टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से गिरते हुए एक बार 2400 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से 2525, 2520 के लेवल्स के करीब टाइटन को शॉर्ट करके चले। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2565 के करीब का, और टारगेट्स जैसे मैंने बताया 2400 के टारगेट्स नजर आते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे स्टॉक है कि जहाँ पे जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है वहां पे भी हमें लगता है कि कुछ और वीकनेस दिखाई दे सकता है। टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, 2 स्टॉक यहाँ पर बिकवाली की राय आ रही है, और थोड़ी देर पहले टाइटन कुणाल जी, राकेश जी ने भी दिया था, तो दोनों बहुत दिल से आपको धन्यवाद दे रहे हैं। श्रीकांत जी, आप तक पहुंचा भी होगा वाइब्रेशन, तो धन्यवाद स्वीकार कर ले टाइटन पर कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से। और बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी फरमाएं।
अनिल जी, अभी बाई के बाद एक सेल कॉल भी आया है रडार पर और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एकदम अंडर परफॉर्मेंस था। लास्ट 3-4 महीने से ये पूरा सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया है। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज और आज इसमें एक नया 52 वीक लो बन रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। चार्ट में ऐसा फॉर्मेशन है, देख के लग रहा है कि ये शायद इस बार 600 का लेवल भी तोड़ सकता है। 620 का पहला टारगेट, 600 का दूसरा टारगेट और 580 का तीसरा टारगेट के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन होगा आरती इंडस्ट्रीज के लिए, सिर्फ 10 से 15 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ आरती इंडस्ट्रीज को बेचे, क्योंकि पूरा सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया है और सेक्टर थोड़ा सा अभी वीक ही हो रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि जो भी मैंने टारगेट्स दिया है सारे टारगेट्स हासिल हो सकता है। तो 10 से 15 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ आरती इंडस्ट्रीज को सेल करके चलिए। मैंने सारे कैश के लेवल्स दिए हैं, फ्यूचर्स का लेवल्स नहीं दिए हैं। ओके, आरती इंडस्ट्रीज सेल करके चलने की सलाह है, कन्विक्शन वहां पर आता हुआ। लेकिन चलिए अब सुमित जी की तरफ बढ़ते हैं। बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित जी बताइए। ऑटो सेक्टर के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक जो अभी मेरे रडार पे आया है, ये कंटिन्यूसली वीकनेस ही दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों में, जिसका अभी भाव चल रहा है 144 रुपए 25 पैसे, 144 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के अंदर सेलिंग प्रेशर है, कल का लो ब्रेक हो चुका है और वैसे भी पिछले 10 से 15 दिनों में स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिला है। एक छोटा सा पुल बैक लास्ट 2 दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिला था, अब उसको भी एक एंगल्फिन कैंडल फॉर्म हो रही है और अशोक लीलैंड के अंदर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर स्टॉप लॉस जो बनेगा 147 रुपए का बनेगा, यानी मात्र 3 रुपए का स्टॉप लॉस ऊपर में लगेगा। 147 का स्टॉप लॉस लगा के अशोक लीलैंड में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, मेरे को लगता है कि अशोक लीलैंड में जो पहला टारगेट बनेगा 140 रुपए का बनेगा और 140 रुपए का लेवल निकलने के बाद 138 रुपए तक का मूव 2-3 दिनों के अंदर अशोक लीलैंड में देखने को मिल सकता है। बिकवाली करे, स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। 147 का स्टॉप लॉस लगाएं, 140 और 138 ये लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से अशोक लीलैंड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अशोक लेलैंड सेल करके चले। 147 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 140 और इवेंचुअली 138 तक का भी लेवल दिखेगा। वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर्स ही लाल निशान में है, लेकिन मेटल स्पेस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर 3.25% की गिरावट है और स्ट्रेट ऑन फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। मुदित जी जरा चार्ट देख के बताएंगे इस समय क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर? बिल्कुल नेहा जी, पहले एक डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो डेफिनेटली वहाँ पोजीशन हो सकती है। स्टॉक में नो डाउट करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन जब तक 110 के लेवल को ये काउंटर होल्ड करता है तब तक बाइस इस काउंटर का पॉजिटिव नजर आता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो यहाँ से सपोर्ट है 110 का है, 110 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। बाइंग के लिए अभी हम फ्रेश बाइंग करने के लिए सलाह नहीं देंगे। 116 117 के ऊपर अब की बार निकलेगा, वहां पर फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास पोजीशन है 110 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, तो 110 का स्टॉप लॉस होल्ड करके रखें। अभी भी वो एक मार्कर है जिसे जब तक वो ब्रेक ना करे स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी। केमिकल स्पेस GHHCL, यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ हमने देखी है, ऑलमोस्ट 2.5-3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है। थोड़ा सा कूल ऑफ अभी भी यहाँ पर दिखा है। सुमित जी एक बार आप चार्ट देखेंगे, जरा बताएंगे कि कोई स्ट्रैटेजी बनती है इस समय GHCL? GHCL के अंदर मेरे को लग रहा है कि जिन्होंने पोजीशंस बनाया है वो लोग तो पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के अंदर जनरली मूव बड़ा आता नहीं है और पिछले कई दिनों से स्टॉक के अंदर एक सेलिंग और एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट अभी यहाँ से एक पुलबैक और बाउंस बैक का मूव बन सकता है, जिसके अंदर 540 रुपए से लेके 550 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 500 रुपए के पास है, 500-501 के आसपास। जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी नहीं करें। यहां से पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें 540 तक का मूव GHCL में देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसमें फ्रेश अप मूव का डायरेक्शन मिलेगा। अभी फिलहाल ये पुलबैक और बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ओके, तो फ्रेश खरीदारी अभी GHCL में अवॉइड करनी है, ये रिकमेंडेशन सुमित जी की तरफ से आती हुई ये है आपके लिए राय। आइए एक और चीज बता दूं आपको, अरे ये नए साल की पिक तो लेनी बाकी है 2023 वाली, थोड़ी देर में हम देंगे, हाँ। लेकिन तब तक कुशल आ गए तो पहले क्या है, कुशल तो साक्षात बैठे हुए तो इनका काम तो निपटा ले पहले। कुशल आए हैं अगले साल का जोर शोर वाला एक्शन बताने के लिए, और वो होने जा रहा है प्राइमरी मार्केट में। स्टार्टअप कंपनियां ढेर सारे IPO लाने की प्लानिंग कर रही है। किस तरह की प्लानिंग है कुशल, जरा विस्तार से बताएं।
सर यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है रेड सीयर कंसल्टिंग की तरफ से, उनका जो रिपोर्ट आई है वो रेड सीयर कंसल्टिंग। अच्छा, ये कौन है? तो वो कंसल्टिंग बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, और हाँ। उनकी तरफ से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगले 5 सालों में 80 स्टार्टअप वाले आईपीओज आ सकते हैं। 5 सालों में 80 मतलब पर ईयर, यानी कि 16-17 आईपीओज आपको स्टार्टअप जो न्यू एज कंपनीज हैं उनके आते हुए दिखेंगे। ये मतलब पेटीएम टाइप्स, जोमेटो टाइप्स, अब यही थोड़ी सोचने वाली बात है सर। या कार ट्रेड, या आईपीओ से ऊपर लिस्ट होने वाली टाइप्स। अब वो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। आप ऐसा डराओ मत। नहीं डेफिनेटली सर। तो जो न्यू एज कंपनीज है वहां पर अब फोकस है, और इनमें औसतन अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो लगभग 16-17 कंपनियां अपने आईपीओज लाने वाली है। इनफैक्ट इसमें से जो स्टार्टअप्स हैं उनमें से 9 कंपनियों ने डीआरएचपी फाइल कर दिया है, 10 कंपनी ने डीआरएचपी का ड्राफ्ट अभी कंप्लीट किया है। बट लार्जली जो आपको देखना है यहाँ पर यूएस में, जहाँ पर नई एज कंपनियों का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे टोटल यूएस का, तो उसमें से 25% हिस्सा न्यू एज कंपनीज का है, जबकि भारत में केवल 1% है। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से आगे चलकर जो नई एज कंपनियां अपने आईपीओज लाती है वो कितना मार्केट कैप लेके आती है, कितना सस्टेन करती है और कितना आगे लेकर इस मार्केट कैप को ओवरऑल पाई को बढ़ाती हैं। तो इस पर बड़ा फोकस रखना है आपको। साथ ही कुछ चुनिंदा मैट्रिक्स है जिस पर रेड सीयर कंसल्टिंग कह रहे हैं कि इनको फोकस करना चाहिए। एक तो मार्केट लीडरशिप उनकी कितनी बड़ी है, दूसरी टोटल एड्रेसेबल मार्केट की क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कितना बड़ा है उसकी एस्टिमेशन नहीं है, और लार्जली हम देख ही रहे हैं कि कैश फ्लोज का आगे चलकर न्यू एज कंपनीज का एस्टिमेशन करना वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए अगर कोई प्रॉपर मैट्रिक्स निकल पाए जिसके बेसिस पर हम आगे आने वाले समय में इनकी ग्रोथ कैसी रहने वाली है उसका इन्वेस्टर सही आकलन कर पाए, तो इस पर बड़ा फोकस रहेगा। साथ ही आय का सही अनुमान, जैसे मैं बता रहा था, और जो कंपनी का आगे की प्रॉफिटेबिलिटी का जो पाथ है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां जो अभी लिस्ट हुई हैं वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई हैं, तो ये एक बड़ा कंसर्न इन्वेस्टर्स को रहता है। तो न्यू एज कंपनीज को लेकर अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आगे जब भी ये डीआरएचपी फाइल करे प्रॉफिटेबिलिटी कब तक आएगी, ये काफ़ी अहम रहेगा ये होता है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकता है। और आने वाले 5 सालों में 80 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के आईपीओ आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी वाले आएंगे तो फिर तो कोई टेंशन है वाली बात नहीं, तब तो ठीक है। प्रॉफिट में तो एक ही था नायका, हाँ, जब आईपीओ आया तो लिस्टिंग अच्छी भी हुई, लेकिन बाद में वो अलग बात है कि दूसरे भाइयों के साथ वो भी गिरी। भाई जब पॉलिसी बाजार गिर रहा है, जोमेटो गिर रहा है, जब आपको क्या नाम, कार ट्रेड गिर रहा है, पेटीएम गिर रहा है, तो नायका का भी बनता है फिर गिरना, है ना। तो इसलिए अब फाइनली विशेष टिप्पणी इस पूरे आईपीओ बाजार पर गहरी पकड़ रखने वाले हमारे जैन साहब 80 आएंगे। पैसे हैं आपके पास पूरे इन 80 आईपीओ में पैसा लगाने के? एक रुपया भी नहीं लगाना है अपने को। क्या करेंगे इतने पैसे का जैन साहब? नहीं, आपने मिड कैप स्मॉल कैप बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है जेम्स में लाते हैं, जैन साहब के जेम्स में उनको लेना है। हाँ। और हमने तो देखिए आप हो भले ही मैं हूं या हमारे काफी पैनलिस्ट है, सब ने ये स्टार्टअप्स के ऊपर जब भी बात आई या आईपीओ के टाइम पे जब भी रिकमेंडेशन देना था तो हमने बहुत कॉशन दिया था, काफी लोगों को कॉशियस किया। और देखिए भले ही हो सकता है कुछ लोगों का, कुछ कंपनियों का अच्छा लिस्टिंग हुआ, बट बाद में हम देख रहे हैं। और आज भी देखिए ये कंपनियां, इनका टैम तो ठीक है, अच्छा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट की वजह से इनको फंडिंग मिली और सब कुछ बहुत बढ़िया, मार्केट शेयर भी लोग ग्रैब कर रहे हैं। बट फाइनली आप ये देखिए कि ये लोग प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे तो आएंगे ही नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू तो फिर भी देख लेंगे, प्राइस टू सेल्स पे चलते और वहां पे भी अच्छे खासे महंगे पे चलते हैं। तो मैं तो एक भी ऐसा नहीं दिखता। कल भी मेरा कोई जगह ट्विटर स्पेस हो रहा था तो मैं यही बात किया कि न्यू एज कंपनीज, अगर पूरे इंडिया में अगर स्टॉक मार्केट में कोई सेक्टर खराब लगता है तो मैं न्यू एज कंपनीज की बात किया था। और लास्ट ईयर जब हम लोग एनालिस्ट से जी बिजनेस ने जब मांगा था कि सर विच सेक्टर यू डोंट लाइक, मतलब आई लाइक ऑल द सेक्टर्स, बस एक सेक्टर है पर्टिकुलरली वो न्यू एज कंपनीज। सो आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको स्टार्टअप इन्वेस्टर बनने का एक अलग खेमा में घुसना पड़ता है, वो एक अलग बॉल गेम है। आप एक पोर्टफोलियो का 5-10% एक अलोकेट कर सकते हो, उसके अंदर ये सारे स्टार्टअप्स आए। अगेन ये 1-2 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके पूरे, तो बहुत लोगों को मैंने अलग अलग तरीके से इस पर राय दी है। सो आई एम वेरी कॉशियस एंड स्टिल ये सारे आईपीओ आएंगे, इनमें कॉशियस रहना चाहिए। और जेनजी और जो न्यू कमर्स है या जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आते हैं वो लोग को ये जो रिलेट कर पाते हैं जिससे उन आईपीओ में लगा देते हैं पैसा, तो वहां पे भी हम और कॉशन करेंगे, हर बार देखेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि इसके ऊपर वापस से और थोड़ा सा गहरी चिंतन करनी चाहिए कि सिर्फ जो प्री इन्वेस्टर्स है 3 साल का इनका एक क्लॉज रहता है
उनको एग्जिट देने के लिए आप ये स्टार्टअप लोगों को जबरदस्ती आईपीओ लाना पड़ता है, और लॉस मेकिंग आईपीओ आते हैं तो मजा नहीं आता। ओके, तो न्यू एज स्टार्टअप्स आईपीओस को लेकर जैन साहब मतलब अपनी वेल्थ है स्टार्टअप वालों में बांटने को तैयार नहीं है। इसका मतलब कुणाल जी, इसका मतलब यही समझा जाए ना, जैन साहब अपनी सारी वेल्थ एक में कुणाल जी से इंडिपेंडेंट राय लेना जरूरी है कि जैन साहब के जो भी वेल्थ है जैन साहब चाहते हैं मेरे ही पास रहे, स्टार्टअप्स को ना दूं। जी 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 कुणाल जी। अनिल जी वो वेल्थ चाहे जिसको दे अनिल जी, लेकिन इनके जो जूतों का कलेक्शन है अनिल जी, हाँ, वो जूतों का कलेक्शन अनिल जी हमें बांट दे सभी एनालिस्ट में। ये अनिल जी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अनिल जी। मखमली जूते हैं अनिल जी जैन साहब आपको क्यों जैन साहब से ऑब्लिगेशन लेता है इतनी छोटी सी चीज के लिए? खाली 2 दिन पीछा करो जैन साहब कौन से मंदिर जाते हैं, आप भी जाना चालू कर दो, सिंपल है। एक से एक वैरायटी मिल जाएगी। शॉर्टकट कुणाल जी। अनिल जी मंदिर में तो अनिल जी चॉइस और भी बहुत है। हाँ तो वही तो आप क्या समझे, जैन साहब के लेने आपको? मैं आपको जैन साहब का सोर्स बता रहा हूँ, आप जैन साहब पे नजर रखे हुए। ये थी न्यू एज आईपीओ की बात, जहां पर एक्शन अगले 5 सालों में भरपूर होने वाला है। जी नहीं। ओके, इसी बीच आईटी स्पेस वैसे तो हम लगातार फोकस किए हुए ही हैं कि यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले सर न्यू ईयर पिक्स इस पे जरा फोकस कर लेते हैं। नए साल में कहाँ पर कमाई का बेहतरीन मौका मिल रहा है, इस पर जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा जी को सुन लेते हैं। हमारे न्यू ईयर का टॉपिक है पूनावाला फिनकॉर्प। हमने बैंक्स में बहुत जबरदस्त तेजी देखी और अब हमें लगता है कि एनबीएफसी तैयार है यहां से परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। पूनावाला फिनकॉर्प में तकरीबन 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अब हमें लगता है कि टेक्निकली यहां पर स्टेज सेट है स्टॉक में एक नई ऊंचाई दिखाने के लिए। हमें लगता है आने वाले 6 से 12 महीने में एक अच्छी अपसाइड पूनावाला फिनकॉर्प में देखने को मिल सकती है। हमारे टारगेट्स 360 और 400 रुपए के रहेंगे पूनावाला फिनकॉर्प में। इसे बाय करके चलिए, स्टॉप लॉस लगाइए 270 क्लोजिंग बेसिस पर। पिक आती हुई पूनावाला फिनकॉर्प राहुल शर्मा जी की तरफ से। नए साल में उनको लगता है कि यहाँ पर आपको कुछ अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले हम आईटी स्पेस की बात कर रहे थे, जहाँ पर काफ़ी प्रेशर है। टेक महिंद्रा तो पूरी इस गिरावट को लीड कर ही रहा है, लेकिन सोनाटा सॉफ्ट और सुबेक्स ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जहां पर दिन के निचले स्तर में फिलहाल हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। कुणाल जी से पहले कंपनी पे चेक ले लेते हैं। सर सोनाटा सॉफ्ट एक बार चार्ट देकर बताइए, इस समय कोई फ्रेश शॉट आपको दिख रहा है या बिल्कुल अवॉइड? सोनाटा का के विषय में पूछ रहे हैं नेहा? जी कुणाल जी। बहुत कमजोर चार्ट है नेहा, लगातार हम स्टॉक में कमजोरी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि और नीचे फिसल सकता है। जो मेजर सपोर्ट है वो मुझे 500 रुपए के आसपास नजर आता है, तो यहां से भी और कमजोरी की गुंजाइश है। 500 के आसपास अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तो उन स्तरों पर ये कुछ ताकत इसमें वापस लौट सकती है। 500 का लेवल है जिसको वॉच करना चाहिए। बंसल सर एक बार सुबेक्स का चार्ट भी देख लेंगे, इसकी भी हालत कुछ सोनाटा सॉफ्ट जैसी ही है। जी नेहा, अगर सुबेक्स में देखें तो इसके अंदर भी नीचे से एक रिवर्सल बना था कल के सत्र में, आज एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास है होल्ड की राय है, 32.5 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसमें बने रहने की राय है। मुमकिन है ऊपर में 37 रुपए के लेवल देखने को मिले। बने रहे। हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन आपको दिख रहा है। 2 इंटरेस्टिंग लेवल्स आए हैं आज निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर। एक 18,500 18,575 की रेंज में जो हमने खरीदारी की राय दी थी, जिसमें 18,400 का स्टॉप लॉस था। 18,409 का लो बनाया है, स्टॉप लॉस के लेवल के ठीक वहीं से ऊपर घुमा है। बैंक निफ्टी भी 43,508 के लेवल से घुमा है, कोशिश कर रहा है 100 पॉइंट ऊपर आया। तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल 18,400 और 43,500 यहाँ पर पहुँचते दिख रहे बाजार। थोड़ी सी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आई है 50 पॉइंट की, 300 पॉइंट से 250 पॉइंट हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आई हो, तो हल्की फुल्की आई है, थोड़ी सी आपको रिलीफ देने की। ओके, आइए बढ़ते आगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर में था एक्शन, अभी भी हो सकता है। एक बार देख लीजिए जरा चार्ट्स एचपीबीपी आईओसी के, देखते हैं जरा किस तरह के भाव चल रहे हैं, किस तरह का एक्शन चल रहा है। ये एक्शन क्यों है
ये बताने के लिए वरुण हमारे साथ हैं। इस वक्त HPCL हरे निशान में है, करीबन 1.5% ऊपर है। कल और आज 2 दिन से लगातार भसीन साहब रिकमेंड भी कर रहे थे। HPCL, BPCL, IOC भी इसी तरह का रुझान दिखा रहे थे। तो जरा वरुण बताएं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो अनिल जी, एक्शन इन स्टॉक्स में इसके लिए देखने मिल रहा है क्योंकि कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं और कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते कहीं ना कहीं लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इन कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन जो है वो सुधरेंगे। हो सकता है ये कंपनियां जो है अपने दाम घटाएगी अब पेट्रोल और डीजल की। लेकिन हमने देखा है कि मार्च से अब तक पेट्रोल के दाम जो है उनमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। इनफैक्ट कच्चे तेल के दाम अगर आप देखेंगे तो करीब 25% के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पे मार्च से अब तक कच्चे तेल के दाम में देखने मिले। लेकिन मई से अब तक अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है उनमें कोई भी बदलाव देखने नहीं मिला है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और वो कह रहे थे कि शायद अगले 2 या 3 तिमाही आपको अभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम में ज़्यादा गिरावट या फिर ज़्यादा कमी नहीं देखने मिलेगी, जबकि कच्चे तेल के दाम ऑलरेडी 25% गिर चुके हैं। अब ऐसा क्यों, इसके भी काफ़ी सारे रीजंस है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मई में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो थी उनकी पेट्रोल और डीजल पे जो अंडर रिकवरीज थी वो करीब 11 से 12 रुपये प्रति लीटर के आसपास की थी। जून में ये बढ़ के करीब 17 रुपये प्रति लीटर डीजल पे और 24 रुपये प्रति लीटर जो है वो पेट्रोल पे पहुंच चुकी। पेट्रोल पे 70 रुपये और डीजल पे 24 रुपये प्रति लीटर जो है वो पहुंच चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के लिए अंडर रिकवरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब जबकि कच्चे तेल के दाम 25% गिरे हैं तो इन कंपनीज को जो फायदा हो रहा है वो करीब 14 रुपये प्रति लीटर के आसपास का हो रहा है। यानी कि जो नुकसान इन कंपनियों ने किया था मई के बाद से, जो रेट नहीं बढ़ाए थे, उसकी भरपाई अभी भी नहीं हुई है और उसको शायद 2-3 क्वार्टर और लग सकते हैं। इनफैक्ट अब हम तो ये भी बात कर रहे हैं कि रशिया से जो उराल क्रूड हम लेने वाले हैं 60 रुपये के नीचे हम लेंगे, $60 के नीचे जो है वो लेने वाले हैं। 22,000 करोड़ के आसपास की सब्सिडी भी इन कंपनियों को दी गई। लेकिन इसके बावजूद इन कंपनियों का जो नुकसान है उसकी भरपाई इतनी जल्दी नहीं होने वाली है और इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय लग सकता है। ऐसी काफ़ी रिपोर्ट्स जो है वो सजेस्ट कर रही है। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसके लिए चल रही है क्योंकि अगर इनको यहाँ से 14 रुपये प्रति लीटर का भी फायदा होता है तो मार्केटिंग मार्जिन जो है अगले 2-3 तिमाहियों में इन कंपनियों के सुधर सकते हैं। इसके लिए इन कंपनीज में आप एक्शन देख रहे हैं। लेकिन हाँ, पेट्रोल और डीजल के दाम अगर आप सोच रहे हैं कि कम होंगे यहाँ से तो शायद उसको अभी और थोड़ा समय लगेगा, इतने जल्दी वो नहीं होने वाले। ओके, चलिए, तो फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में और राहत मिले इसकी संभावनाएं तो थोड़ी धूमिल नजर आ रही हैं। लेकिन एक बार स्टॉक चेक ले लेते हैं। HPCL, भसीन सर ने तो ये रेकमेंड किया ही था, लेकिन बाकी OMCs पर भी फोकस कर लेते हैं। एक छोटे दायरे का ट्रेड यहाँ पर भी हमने BPCL IOC में बनते हुए देखा है। एक चेक सुमित जी से ले लेते हैं। सुमित जी, OMCs पर और इनफैक्ट HPCL ही अभी फिलहाल हरे निशान में, बाकी 2 स्टॉक्स तो नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, क्या व्यू बन रहा है? नहीं, देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है और बाउंस बैक के बाद अब स्टॉक अभी सस्टेन भी कर रहे हैं। HPCL का जहां तक सवाल है, 200 DMA के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है और पिछले 7 दिनों में स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। मार्केट में थोड़ा साइडवेज, थोड़ा करेक्शन है, इसके लिए स्टॉक थोड़ा साइडवेज मूव में चल रहा है। HPCL में जो ऊपर में इमीडिएट हर्डल है वो 250-252 के आसपास का है। 250-252 का लेवल जैसे HPCL ब्रेक करेगा तो उसके बाद स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा और फिर 270 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में HPCL में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया वो ब्रेकआउट के बाद खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो करीब 235-238 के पास है। जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक पोजीशन होल्ड करें। ब्रेकआउट के बाद फ्रेश खरीदारी करें। 270-275 के लेवल आने वाले दिनों में HPCL में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है HPCL पर आपके लिए राय आती हुई। इस बीच बिग ब्रेकिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है। हमारे सोर्स हमें ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लेकर जो GST पर बदलाव होने की बात हो रही थी उस पर अभी भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। इन कंपनियों से जुड़ी एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि इन सब पर एक रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ये रिपोर्ट अपनी दाखिल कर दी है। लेकिन मजे की बात है कि इन कंपनियों पर किस तरह से टैक्स लगाया जाए इसको लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई। यानी कि ये खबर डेल्टा और बाकी कई सारी कंपनियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनकी ऑनलाइन गेमिंग को किस तरह से माना जाए, ये गेम ऑफ लक या गेम ऑफ स्किल माने और उस हिसाब से कितना टैक्स लगाएं, इसको लेकर अभी भी कश्मकश और जो विचारधारा हैं वो अलग अलग चल रही। तो नहीं सहमति बन पाना, पॉजिटिव समझा जाए नेगेटिव समझा जाए कहना मुश्किल, लेकिन हाँ अभी तक हुआ नहीं है, ये बात पक्की है। तो यानी कि कुछ लोग चाहते हैं कि सब पर पूरा जो रेवेन्यू है उसी पर टैक्स लगा दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि जो एक्चुअल अमाउंट जीता गया है या यूज़ हुआ है उसी पर टैक्स लगाया जाए। तो इसको लेकर सहमति मिलना अभी भी बाकी है। तो न्यूट्रल सी खबर है,
कुछ लोग पॉजिटिव भी मान सकते हैं कि सहमति नहीं बनी तो यानी कि टैक्स कम लगाया जाएगा, वो भी हो सकता है। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है, ये खबर आपके लिए आती है। हालांकि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, ये बड़ी बात है इस वक्त आपके लिए। ओके, इस वक्त स्टॉक हम देख रहे हैं डेल्टा कॉर्प का 5% नीचे है, थोड़ा स्लाइड किया था लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं लोअर लेवल से यहाँ पर रिकवरी भी आ गई है। इस पर एक चेक ले लेते हैं। मुदित जी एक बार डेल्टा कॉर्प का चार्ट देखेंगे। जी सपोर्ट के पास एक काउंटर ट्रेड हो रहा है, 218 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 218 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, वहीं पर 200 डेमा भी स्टॉक का निकल कर आता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो पोजीशन है 218 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर खरीदारी करके भी चल सकते हैं। हमें लग रहा है यहाँ से स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिलेगा, 232 से 235 के एक बार फिर ये काउंटर बाउंस बैक दिखाएगा। तो ओवरऑल जो पोजीशन है 218 के एसएल से होल्ड कीजिए, नया भी बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस 218 का रहेगा, 218 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, ये है राय आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष कितने स्टॉक्स, 3 है बैन में? सर 4 स्टॉक है। 4 है? 4 स्टॉक है। किसी को बाहर निकालेंगे आप? नहीं, 2 एंट्री करवा दूंगा सर, लेकिन बाहर किसी का नहीं हो पाएगा। ओके। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बड़ा मूव आज भी देखने को मिल रहा है, 109% है मार्केट वाइड पोजीशन में। जीएनएफसी 92% पर बरकरार है, बीएचएल है 91% और डेल्टा कॉप है अभी 89%। तो ये चारों जो स्टॉक हैं तो बैन में बने रहेंगे। लेकिन सर बहुत लंबे समय के बाद आईआरसीटीसी यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशंस बहुत तेजी से बढ़ी हैं, अब 108% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन में, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। तो आईआरसीटीसी लंबे समय के बाद जो है बैन में दोबारा आएगा। और पीएनबी ये तो सर आता जाता रहता है, अब 101 है, 101% है मार्केट वाइड पोजीशन में। तो पीएनबी की भी फिर से एंट्री होने वाली है, आईआरसीटीसी आएगा, बाकी जो 4 स्टॉक है वो बैन में बने रहेंगे। आता जाता रहता है, ठीक है, वो आपके लिए ही है। कोई स्टॉक आएगा नहीं जाएगा नहीं तो आप करेंगे क्या? इसी बहाने आपको भी तो आने का मौका मिलता है। यस सर। हाँ, तो पीएनबी को तो धन्यवाद बोलो, रोज कम से कम आपको मौका देता है कि एक दो दिन में कि आशीष आ जाए स्टूडियो में, राइट सर, है ना? और नहीं हो तो आशीष ऑफिस आने का भी मन नहीं होता आशीष का कई बार कि बैन लिस्ट ही नहीं बन रही, क्या करूँ ऑफिस आके, जो मेजर काम है। चलिए, आईआरसीटीसी और पीएनबी फिर से आशीष बैन में लाने के मूड में है। 4 जो बने हैं वो बने रहेंगे, फिलहाल वो टस के मस होने को तैयार नहीं है। आईआरसीटीसी, बहुत लोगों के आज मुंह में पानी आया होगा कि ऑफर फॉर सेल है, खरीदा जाए, 690 हो चुका है और बैन में जा रहा है। तो बैन में जब ये प्रवेश करने जा रहा है, जय है क्या? एक बार जरा चेक कराइए, जय है तो जय जरा क्या किया जाए? जिन लोगों की लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशन है आईआरसीटीसी में, उन्हें क्या करना चाहिए, राय दें आपने। डेफिनेटली अनिल जी, मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक में से अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आप इसमें से निकल जाए। क्लियर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में आपको और दबाव देखने मिल सकता है करंट लेवल से भी। एंड अगर अनिल जी इसमें आपकी शॉर्ट पोजीशंस है तो आई थिंक बने रह सकते हैं आप। आई मीन यू नो, अगर आप बैन में है और आपका पोजीशन ऑलरेडी है तो शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप एडिशंस तो नहीं कर पाएंगे बट आपके फेवर में तो है। सो यू नो, जिनके शॉर्ट्स है वो तो होल्ड कर पाएंगे, जिनके लॉन्ग एनर्जी फॉर देम तो डेफिनेटली क्लियर कट ये यहाँ पे एग्जिट होने का ही एक सही डिसीजन रहेगा। यह राय आपके लिए आईआरसीटीसी पर। पीएनबी भी बैन में जाने की तैयारी में, श्रीकांत जी को देखने होंगे चार्ट्स, देनी होगी राय एफएनओ डेटा के साथ। श्रीकांत जी, अभी तक तो हरे निशान में बड़ा मुश्किल से बचा हुआ है, लाल में आया नहीं, करना क्या है बताएं। देखिए, वैसे कई सारे बैंक स्टॉक्स में काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है और स्पेशली अगर पीएनबी में देखें तो यहाँ पे भी एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, यानी कि एक निगेटिव रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। तो फॉर्मेशन देखते हुए तो लगता है कि यहाँ से अगर इसमें करेक्शन अगर आता है तो तकरीबन 55 या 55.5 के लेवल्स कम से कम ये दिखा सकता है। और चूंकि मोमेंटम काफी हाई है तो मुझे लगता है कि करेक्शन काफी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आ सकता है, काफी क्विक करेक्शन हो सकता है। तो अगर शॉर्ट करना है तो बिल्कुल शॉर्ट करें, लेकिन काफी क्विक एंट्री और एग्जिट लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बाकी बैंकों में भी एक अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और उसमें से एक स्टॉक में मुझे एक शॉर्ट कॉल देना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो एक बार रेकमेंड करना चाहूँगा। ओके, नहीं तो आप इजाजत किस लिए मांग रहे हैं? कॉल देने के लिए मांग रहे हैं या शॉर्ट कॉल देने के लिए? शॉर्ट कॉल देने के लिए। नहीं तो हमने कब बोला आप शॉर्ट दो, लॉन्ग दो, आपकी मर्जी आए दो, आप ऑप्शन दो, स्प्रेड दो।
खाली आप इजाजत, वो भी जरूरत नहीं, खाली वो मुझे देना है ऐसे जोर से बोलो, हम तो चुपचाप तुरंत ही बिगुल बजा देते हैं। यस, बोलो जरा जोर से, मुझे कॉल देना है। ऐसे कौन बोलता है जी? श्रीकांत जी, हमने तो ऐसे मजाक में बोला था, आपने सीरियसली आदेश दे दिया। ओके, श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTS डबल टी वाला। जी श्रीकांत जी, आपके आदेश का पालन हो चुका है, बताएं सर। अरे क्या ठीक है, देखिए HDFC बैंक यहाँ पे लगता है कि एक 3 लेग का राइज कंप्लीट हो चुका है, एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस आया है, और चूंकि इंडेक्स में डाउनवर्ड एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है, तो लगता है कि HDFC बैंक भी यहाँ से 1600 या 1580 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है। तो करंट लेवल से HDFC बैंक को शॉर्ट करके चले, जो 1630 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1650 या 55 का स्टॉप लॉस, 1655 का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 1580 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये रिकमेंडेशन आती हुई श्रीकांत जी की तरफ से, लेकिन इसी बीच हमारा फोकस इंफ्रा सेक्टर पर बना हुआ है। यहाँ पर खासा प्रेशर दिखाई दे रहा है, अधिकतर कंपनियां यहाँ दबाव में है, लेकिन नवंबर का महीना इंफ्रा सेक्टर के लिए काफी शानदार साबित हुआ है। कैसे, क्यों, कहाँ, इसकी पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। नवंबर का महीना देखें तो करीबन 1.3 लाख करोड़ के नए टेंडर्स इशू हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। अगर वाटर, हाईवे, वाटर, सीवेज और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में देखे गए सबसे ज़्यादा टेंडर्स, और अगर इनको बाइफरकेट करें फर्दर तो हाईवे में जो पिछले महीने जो टेंडर्स आए थे वहाँ पे 63% की ग्रोथ थी, करीबन 39,000 करोड़ के टेंडर्स यहाँ पर इशू किए गए। वाटर सीवेज की बात करें तो 158% से बढ़कर आया था, 35,600 करोड़ के नए ऑर्डर्स इशू हुए, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इशू किए गए, 8 गुना से ये बढ़ा था, 11,700 करोड़ के नए ऑर्डर्स यहाँ पर मिले। अब किसने सबसे ज़्यादा दिए तो NHAI, जहाँ पे 21,100 करोड़ के नए ऑर्डर्स निकाले NHAI की तरफ से। मध्य प्रदेश जल निगम सेकेंड नंबर पे, उन्होंने 16,700 करोड़ के नए ऑर्डर्स निकाले, और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो 6,800 करोड़ के नए ऑर्डर्स नवंबर के महीने में इन्होंने निकाले थे। लेकिन इतने टेंडर्स तो निकले, लेकिन वो ऑर्डर्स में कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि अक्टूबर की तुलना में नवंबर की बात करें तो ऑर्डर वैल्यू में 34% की गिरावट आपको दिखेगी, 34,100 करोड़ के आसपास ये था, और सालाना आधार पर भी देखें तो ऑर्डर वैल्यू में कोई बदलाव नहीं नजर आया था। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है यहाँ पे कि इतने ऑर्डर्स, टेंडर्स हैं, तो ये आगे चल के लिए काम न्यूज है। कंपनीज को सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले थे, उसमें लिस्ट काफी लंबी है। सबसे ऊपर L&T, रेल विकास निगम, राइट्स, KEC इंटरनेशनल और JMC प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिले। L&T को करीबन 3500 करोड़ के नए ऑर्डर मिले नवंबर के महीने में। रेल विकास निगम की बात करें तो करीबन 1550 करोड़ के ऑर्डर्स है, JMC प्रोजेक्ट को 2300 करोड़ और राइट्स को करीबन 680 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव खबर तो डेफिनेटली निकल कर आई है। नवंबर का महीना बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ, लेकिन इस समय तो हम देख रहे हैं कई ऐसे स्टॉक्स हैं इंफ्रा स्पेस के जिसकी खासी पिटाई हो रही है। HCC 0.3% तक का करेक्शन यहाँ दिख रहा है, दिन के निचले स्तर पर हो रहा है कारोबार। सुमित, आप एक बार देखेंगे जरा HCC का चार्ट, इस समय क्या करने की सलाह होगी? ACC बोला आपने कि HCC बोला? HCC। देखिए नेहा, इसके अंदर मेरे को लग रहा है कि पिछले कुछ समय में स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिला है, तो मार्केट की गिरावट के साथ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर आएगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है अभी चार्ट्स के ऊपर, वो 20 रुपए 25 पैसे के पास है, तो ये लेवल जब टूटेंगे तब स्टॉक में और गिरावट आएगी, और फिर 18 से 17 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे फ्रेश कुछ भी ट्रेड लेना नहीं है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। फ्रेश बाइंग स्टॉक के अंदर 22 का लेवल जब ऊपर में टूटेगा तब HCC के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, और फिर 25 से 26 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये वेट एंड वॉच मोड पे है, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करें, फ्रेश ट्रेड ना करें, एग्जिस्टिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मेरा ये सवाल आपसे भी होगा, इनफैक्ट HCC और NBCC, मैं चाहूंगी कि दोनों आप चार्ट्स देखें। HCC पे कल आपने रिकमेंडेशन दी थी, अब बताइए मैम क्या करना है?
मुझे तो 8cc खराब नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी लेवल से देखने को मिला है, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल जो डेली चार्ट है अभी भी मेंटेन्ड है और यहाँ पे मैं होल्ड करके चलने का ही सलाह दे रही हूँ और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके अच्छा टारगेट शो कर सकता है। सुमित ने अभी 25-26 का लेवल दिया, मेरा तो टारगेट उससे भी बड़ा है, तो मैं होल्ड करके रखने का ही सलाह दे रही हूँ। रहा सवाल एनबीसीसी के, तो मुझे लगता है कि एनबीसीसी का भी चार्ट में बहुत अच्छा मोमेंटम है। हो सकता है आज थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है ऊपरी लेवल से, पर आगे जाके मुझे लगता है कि 45 का क्रॉसओवर का इंतजार है। अगर ये स्टॉक डिसाइसिवली पार करेगा 45 तो धीरे धीरे जाके 50-52 तक जाके सेटल करेगा। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का ही सलाह होगा और मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए पूरा सेक्टर में। इनफैक्ट एनसीसी भी मैं ये कहूंगी कि शायद ये भी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा गिरा है, पर लोअर लेवल से वापस एंट्री करने का सजेशन होगा और जिन्होंने पहले से लिया है अभी भी होल्ड कर रहा है, होल्ड करे, थोड़ा सा टाइम दे, मुझे लगता है कि वापस से रिकवरी आएगी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के बीच में। ओके, इसी बीच मारुति सुजुकी बिल्कुल धड़ाम हो गया है और तेज गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुमित जी एक बार क्विक चेक, जरा मारुति का चार्ट देखेंगे, जरा बताएंगे क्या किया जाए। तो वही हालत मारुति के साथ भी है, मारुति के अंदर भी ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और पिछले 10 से 15 दिनों में स्टॉक में ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मारुति में भी थोड़ी और जगह है, 3 से 4 दिन पहले का जो लो लगा था वो 8500 के पास है, यानी 8500 के लेवल तो देखने को मिल ही सकते हैं और 8500 के लेवल अगर टूटे तो 200 से 300 पॉइंट का गिरावट मारुति में और आएगा। तो फिलहाल एक बार बाइंग के लिए वेट करें, स्टॉक के अंदर जब ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल 8700 का ब्रेक होगा तब उसके बाद फ्रेश बाय बनेगा, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करनी है लेकिन फ्रेश बाइज बिल्कुल भी नहीं। नीचे अब एक डेंजर जोन 8500 के पास है, वो अगर टूटता है तो और प्रेशर यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है अनिल सर की 3 20 की स्ट्रैटेजी का। सर डाउ फ्यूचर्स 275 अंक नीचे है, नास्डैक फ्यूचर्स इनफैक्ट यहाँ पर भी प्रेशर है, 150 अंकों की कमजोरी। इनफैक्ट एक तरह से कह सकते हैं कि नीचे 300 पॉइंट गिरने के बाद थोड़ा सा ये रिकवरी किए हैं और यूरोप के मार्केट्स की अगर बात करें तो प्रेशर अभी भी है वही 1-1.25% नीचे है। क्या करें सर? देखो आज क्लोजिंग तो गड़बड़ हो रही है। हाँ सर। निफ्टी की तो 1850 के नीचे हो रही, तो एक बार तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन जितनी कम कर सकते हैं कम कर लेनी चाहिए। टेक्निकली आज मार्केट खराब बंद हो रहा है, कभी कभी ये होता है कि एक आध दिन बंद नीचे होकर वापस घूम जाता है, तो ठीक है घूम जाएगा तो वापस कोई बात नहीं। आपको डिसाइड करना है कि रिस्क कम करनी है, करेक्ट, क्योंकि नीचे जाने के बाद थोड़ी जगह खुल जाती है, तो अगर रिस्क कम करनी है तो वापस कर लीजिए, वापस ऊपर आ जाएगा तो ले लीजिए, कौन सा फर्क पड़ता है एक आध दिन में। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी रिस्क कम करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बैंक निफ्टी का तो जहाँ तक सवाल है फाइनल क्लोजिंग 43,500 के आसपास ही आएगी। वैसे भी देखो नेगेटिव होने में पहला संकेत निफ्टी देगा, बैंक निफ्टी पहले नहीं देगा। अब बैंक निफ्टी 43,500 के नीचे आज बंद नहीं हो रहा है, लगभग उसके आसपास हो रहा है, तो वो प्रीएम्प्ट करने वाली बात है कि 43,500 तोड़ा माना जाए या कल के लिए वेट करें, तो बैंक निफ्टी में एक दिन के लिए फिर भी आप वेट कर सकते हैं अगर चाहें तो। बट निफ्टी क्लियर कट संकेत आपको कमजोरी का दे रहा है, तो जितना आप लॉन्ग पोजीशन कम करें उतना बेहतर है। हल्के रहेंगे तो नीचे आया तो लेने की जगह रहेगी, नहीं आया और यहीं से घूम गया तो कोई बात नहीं, वापस मूड माहौल होगा तब आपके पास जगह रहेगी, तो सेफ, बेटर सेफ देन सॉरी, तो थोड़ा सा पोजीशन कम कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। आज की क्लोजिंग उत्साह घटाने वाली है और मुझे आश्चर्य नहीं है कि इतनी खराब क्लोजिंग क्यों हो रही है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट जो नीचे है वो रिएक्शन प्रॉपर दे रहे हैं। अब मार्केट घूम जाए नीचे 300-500 पॉइंट घट के अमेरिका और कल गैप से खुल जाए वो तो अपने को पता नहीं, लेकिन जो रिएक्शन डाउ फ्यूचर्स का दिख रहा है वो रीजनेबल है। जिस तरह से फेड की कमेंट्री उसके बाद इतना तो गिरना बनता है इनका आराम से, तो डाउ भी कल 34,000 के आसपास था, करेक्ट। तो अपना फॉर्मूला क्लियर कट है, 33,200 के आसपास सपोर्ट है, 34,500-700 के आसपास रुकावट है, वहाँ जाकर आ गया। अब 33,200 के आसपास आएगा, वहाँ पर देखेंगे स्टेबल होता है। उस लेवल के आसपास जहाँ भी जब भी निफ्टी वगैरह होगा, बैंक निफ्टी होगा, तो वहाँ खरीदारी का मौका आपके लिए वापस बनेगा। तो आज खरीदारी करने की राय नहीं है, हल्के रहने की राय है। और अगर आप एक दिन और चांस लेना चाहते हैं तो पुट ऑप्शन जरूर रखें, और पुट ऑप्शन होगा आपका निफ्टी का 18,350 का पुट आपके हाथ में होना चाहिए और बैंक निफ्टी का 43,000 का पुट आपके हाथ में होना चाहिए, क्लियर कट। ओके, चलिए तो ये स्ट्रैटेजी फिलहाल इस समय सर की तरफ से आती हुई जितना हल्के हो सकते हैं हो जाइए, और वेट करने का स्कोप अगर छोड़ना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए निफ्टी बैंक के लिए ही होगा। चलिए अब बिगुल सिमी जी के लिए। बताइए सिमी मैम।
नेहा, दूसरा एक सेल कॉल रडार पर आया है। स्टॉक एकदम वीक है और मुझे लगता है कि यहाँ से 100 पॉइंट मिनिमम गिरने के लिए पूरा तैयार हो चुका है। स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में भी एक बहुत ही बड़ा सा ब्रेक डाउन देखने को मिला है और मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से अभी 1318 1320 के आसपास है कैश पर। यहाँ पे मुझे लगता है कि 1250 का पहला टारगेट, 1220 का दूसरा टारगेट के लिए मेट्रोपोलिस तैयार हो चुका है। तो मेट्रोपोलिस में सेल करके जाने का सलाह होगा। 1330, सारे जो लेवल्स मैंने दिया है सारे कैश लेवल्स है। अभी इमीडिएटली मैं फ्यूचर्स का लेवल्स नहीं देख सकती। तो 1320 1330 32 के ऊपर स्टॉप लगा के मेट्रोपोलिस को सेल करके चलिए। 1250 का पहला टारगेट, 1220 का दूसरा टारगेट, सेल मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस सेल करके चलने की सलाह। 1330 का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला पड़ाव 1250 का है, वो नीचे टूटता है तो अगला लक्ष्य आपके लिए 1220 का मेट्रोपोलिस में देखने को मिलेगा। चलिए एक बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। जय बताएं। जय बताइए। ओके, जय को इस समय आवाज हमारी नहीं आ रही है, कुछ ऑडियो का दिक्कत है। हम जय के पास लौटेंगे, लेकिन तब तक एक बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित, सुपरहिट। सुमित बताइए। नया देखिए, सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 2630 रुपया, 2640 रुपया। स्टॉक का नाम है एसीसी। सीमेंट सेक्टर के अंदर दबाव है, एसीसी के अंदर सेलिंग प्रेशर है। एसीसी मेरे को लग रहा है कि यहाँ से और नीचे का लेवल दिखाएगा। जिन्होंने सेल का व्यू लिया है वो होल्ड करे, यहाँ पे फ्रेश बिकवाली करे। स्टॉक के अंदर जो ऊपर में रेजिस्टेंस और हर्डल है वो करीब करीब 2680 के पास है। 2640 का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है, यहाँ पे बिकवाली करे। नीचे में एसीसी में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 2600 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। 2600 का लेवल निकलने के बाद 2575 रुपए तक के लेवल एसीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर बना है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 2 दिन के लो ब्रेक हो चुके हैं, यहाँ से गिरावट 1-2 दिनों में और देखने को मिलनी चाहिए। 2600 2575 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें 2680 के स्टॉप लॉस से। ओके, 2680 का स्टॉप लॉस लगाकर एसीसी सेल करने की सलाह है। जय के पास वापस लौटते हैं उनके जैकपॉट स्टॉक के लिए। जय बताइए। जी नया बैंकिंग में डेफिनेटली वीकनेस है, क्लियर कट वीकनेस है। हमने जो अभी क्लोजिंग में ये भी 43,500 का पुट ऑप्शन दिया था 195 पे 330 के टारगेट के लिए, वो फर्स्ट टारगेट तो ऑलमोस्ट आ चुका है। 327.50 का हाई लगाया। और अभी आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे मेरा एक रिकमेंडेशन है पुट साइड पर। मेरा ऐसा मानना है कि इसका आप 900 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीद कर चले, जो अभी 9 रुपए पर ट्रेड कर रहा है नया। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी 5। सो 5 पर स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट इसका बन रहा है 14.5 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 19। सो 14.5 19 ये 2 टारगेट्स के लिए आप 900 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक का खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर से और भी आपको वीकनेस देखने मिल सकती है। 43,800 ब्रेक हुआ था, 43,500 भी ब्रेक हुआ है, हेडिंग टुवर्ड्स 43,000। और निफ्टी में भी यहाँ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है विच इज अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न। इसके टारगेट्स लगभग आपको 18,150 के निफ्टी पर बन रहे। अब ऊपर की तरफ 18,600 एक रेजिस्टेंस है, 600 650 और 18,150 निफ्टी में नजर आ रहा है। बाउंस बैक हो सकता है बट ओवरऑल ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो यह है आईसीआईसीआई बैंक का पुट खरीदने की राय। 900 वाला पुट खरीदे आप 9 रुपए में और 5 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका जो बनकर आएगा 14.5 और 19 का। 900 का पुट सिर्फ 9 रुपए में मिल रहा है, इतना सस्ता। जय, सस्ता ही माना जाएगा? जी अनिल जी प्रीमियम्स तो काफी स्टॉक्स के अगर आप देखें तो इंडेक्स के भी सस्ते ही थे अनिल जी। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस इंक्रीज इन वोलेटिलिटी अब थोड़ी हमें प्रीमियम्स कॉस्टलियर मिलेंगे गोइंग फॉरवर्ड इन द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द एक्सपायरी। ओके, चलिए इसी बीच ग्रासिम काफी जोरदार पिटाई यहाँ पर भी होती दिखी है। दिन के निचले स्तर पर है, 2-2.25% इस समय नीचे है। सुमित, ग्रासिम क्या व्यू बन रहा है? सारे के सारे सेक्टर के अंदर दबाव है। एक सेक्टर के एक स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ग्रासिम के अंदर भी सेलिंग प्रेशर है, स्टॉक के अंदर दबाव
और देखने को मिलेगा और इंडेक्स के अंदर भी ऐसा लग रहा है और दबाव बनेगा। तो इसके लिए ये जो स्टॉक्स के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है ये 1-2 दिनों तक और बढ़ सकता है। 1782-85 के आसपास ग्रासिम अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 से 7 दिनों के लो पे स्टॉक अभी आ चुका है। यहां से नीचे में 1750 रुपए से लेके 1740 रुपए तक का मूव ग्रासिम में देखने को मिल सकता है। एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशंस वेट करें, 1-2 दिनों की गिरावट इसमें और आने दें, उसके बाद लोअर लेवल से उसमें फ्रेश लॉन्ग सोचेंगे। फिलहाल इसमें सेल ही बन रहा है। फिलहाल बेचने की राय ग्रासिम पर आपके लिए आती हुई दिख रही है। 1785 के आसपास ये स्टॉक इस वक्त आई है। बचे हैं 1.5 मिनट का समय बचा है, जल्दी से बता दूं क्लोजिंग का हाल क्या है। 18,400 के नीचे इस वक्त आपको निफ्टी नजर आएगा, अच्छी खासी गिरावट के साथ 265 अंकों की तेज गिरावट है। जो क्लोजिंग आएगी वो मेरे ख्याल से 18,400-450 की रेंज में कहीं आनी चाहिए, थोड़ी ऊपर। बैंक निफ्टी 43,500 के नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। फाइनल क्लोजिंग होगी कहीं 43,500 के आसपास की आनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी तो फिर भी शायद क्लोजिंग बेसिस पर अभी भी उस अहम लेवल के आसपास रहेगा, लेकिन निफ्टी 18,450 का जो लेवल था जिसके नीचे बंद हो रहा है उसके नीचे होता दिख रहा है। तो ऐसे में या तो आप हेज रहें या अपनी पोजीशन कम करें, ये ज़्यादा ठीक है। डाउ फ्यूचर्स 303 अंक नीचे, डाउ नेस्डेक फ्यूचर्स 150 अंक नीचे और यहीं से दबाव आता दिख रहा है आपके लिए। कौन से स्टॉक से जो निफ्टी पर दबाव बना रहे हैं? आईटी शेयर गिरने में सबसे आगे रहते हैं। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कमज़ोर है। टाइटन 3% नीचे है, ग्रासिम में 2% का नुकसान है और आईशेयर मोटर्स भी 2% नीचे है। आईटीसी जैसे शेयरों में भी आज नुकसान है। आई लेटर के लिए दिन ठीक नहीं है। आईटीसी, इन्फोसिस, सारे के सारे शेयर, आईसीआईसीआई बैंक सब कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। मजबूत शेयरों का जिक्र करें तो सिर्फ ब्रिटानिया 1.5% ऊपर है, हीरो मोटो को 0.5% ऊपर है। वायदा कारोबार की तरफ आई है आई लेटर का IRCTC टॉप यूजर है। अंबुजा 4% गया है आज, ये भी स्टॉक भी जहाँ जहाँ लॉन्ग पोजीशंस लोगों की बनी हुई है। इंडिया सीमेंट जो सुबह बेचने की राय नहीं, सुबह नहीं इसी शो की शुरुआत में बेचने की राय दी थी सुमित जी ने, 243.50 में 239 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग आज देखना इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आखिरी आधे घंटे में ज़्यादा घटे हैं, तो फाइनल एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आएगी। कितनी ऊपर आती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तब तक आइए मैं बता दूं बाजार का आगे का हाल। और हर गुरुवार के दिन सब लोग है ना शाम को अलर्ट होकर बैठते हैं, सारे के सारे जितने एक्सपर्ट हैं। नहीं तो क्या होता है, कोई पानी पीने लगता है, कोई बाल बनाने लगता है, कोई तो नहीं, एक आध बाल बनाने लगता है, एक आध जाने के मूड में, माइक निकालने के चक्कर में। लेकिन तो पता है शो आ रहा है, बात दुनिया की, बिल्कुल सबको ध्यान से देखना होता है और उसके बाद सवाल आ जाता है। किसी से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अलर्ट कर चुका हूँ, पहले देख लीजिए बात दुनिया की प्रोमो और उसके बाद करेंगे डिस्कशन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का नया फरमान, बम गन सैटेलाइट रखें बच्चों के नाम। फीफा वर्ल्ड कप में बिल्लियों की एंट्री से क्यों मचा बवाल? जानिए कहां बिक रहा है 50,000 रुपए किलो आलू। क्या आप मशीन पैदा करेंगी इंसानों के बच्चे? हेल्दी रहना है तो सीधा नहीं उल्टा चलिए। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। वैसे तो आपको आराम से बताएंगे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक नॉर्थ कोरिया में जाकर आए कि बच्चों के नाम पे बम और गन कर दीजिए। दूसरा फीफा में वर्ल्ड कप में बिल्लियों की एंट्री हुई है। 50,000 रुपये किलो आलू बिक चुका है और मशीन से इंसान के बच्चे पैदा हो सकते हैं और साथ ही उल्टा चलने से सेहत अच्छी हो सकती है। ये 5 हैं, इनमें से जैन साहब बताएं सबसे बढ़िया स्टोरी कौन सी लगी और क्यों? आज तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है अनिल जी, सारे के सारे गजब की न्यूज है। अच्छा। मतलब ऐसे स्टैंड आउट करके कोई आ नहीं रहा। तो 50,000 रुपया आलू, तो मैं तो इसीलिए खुश हो रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई भाव हो जाए, यहाँ पे हमारे खुद रखना पड़ता आलू और कई बार फेंकना भी पड़ता है। MCX में पहले लिस्टेड हुआ करता था आलू और देखा किस तरीके से माहौल बना है। तो लेट्स सी 50,000 रुपया आलू, फिर वो बच्चों के नाम पे, इनफैक्ट वो लिटिल मैन और फैट बॉय ऐसे बॉम्ब पहले भी थे जो जापान पे गिरे थे। फिर एक हेल्दी रहने के लिए उल्टा चलना, ये चेक करना पड़ेगा। ओके, तो 50,000 रुपये के किलो के आलू में जैन साहब आर्बिट्राज करना चाहते हैं।
यहाँ से खरीद कर 5 रुपए किलो में या 50 रुपए किलो में बेचना चाहते हैं, जहाँ 50,000 रुपए किलो। और किसी की कोई पसंद की स्टोरी है तो कृपया करके हाथ खड़ा करें ताकि मैं आपके पास आ पाऊँ। जी बंसल जी। बंसल जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाए। बंसल जी आइए, जब तक बंसल जी अनम्यूट होते हैं तब तक आइए, कुणाल जी भी अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मुझे तो ये उल्टा चलने वाली जो अनिल जी स्टोरी है ये सबसे इंटरेस्टिंग लग रही है। अनिल जी देखिए, उल्टा चलने से सेहत तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन उल्टा चलने में अनिल जी दिखाई नहीं पड़ेगा, चीजों से टकरा जाएंगे, उसके बाद क्या हाल होगा अनिल जी, उसके बारे में जानना है तो अनिल जी स्टोरी देखनी पड़ेगी। चलना है कि खाली देखना है? अनिल जी उल्टा चलने की बात हो रही है, मैं तो केवल स्टोरी देखूंगा अनिल जी, उसके बाद समझूंगा कि कैसे करना है इसको। बिल्कुल। तो जी बंसल जी की आवाज लौट चुकी है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, दो चीजें, एक तो जो उल्टा चलने की बात हो रही है अनिल जी, इसको चलने के बेनिफिट है, बट इसको ट्रेडमिल पे एक्सपेरिमेंट ना करें। कई नवयुवक अनिल जी, हमारे सुमित जी जैसे ट्रेडमिल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ट्रेडमिल पे अगर आप करेंगे जिम के अंदर इंडोर तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो पार्क में जैसे भी तस्वीरों में देखा वैसे ही उल्टा चले। और अनिल जी दूसरा, नॉर्थ कोरिया का जो नया फरमान है अनिल जी वो काफी इंटरेस्टिंग है। अनिल जी काफी लोगों को मालूम नहीं होगा कि कितने लकी हैं हम। आप नॉर्थ कोरिया के अंदर अपनी पसंद का हेयर कट भी नहीं करा सकते। वहां पर हेयर कट ना उनके स्पेसिफिक डिजाइन है, उन्हीं में से आपको चूज करना पड़ता है। जिस तरीके का हेयर कट आपने करा रखा है, हमने करा रखा है, वो वहां पे अलाउड नहीं है। और अब नया फरमान आया है, तो अनिल जी फॉर्चुनेट है कि क्या कहते हैं, हम वहां पर पैदा नहीं हुए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो सेलिब्रेट कीजिए और पार्टी कीजिए अनिल जी। रोज रोज नई नई हेयर स्टाइल का झंझट ही खत्म, कौन अलग अलग बनाए, सबकी सेम है। एक साथ बैठ जाओ, वो कई बार होता है ना मंदिर के बाहर बैठ जाओ, सबका एक साथ कट हो जाता है। मुझे पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रही है, अनलेस कि बंसल जी जैसे लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो अलग बात है। चलिए, तो ये है बात दुनिया की, आपके लिए बेहतरीन शो, मिस मत कीजिएगा, शाम 4:30 बजे बस आने की तैयारी में है। इसके अलावा जो एक्शन है, भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामलों को लेकर लेसेंट की आज एक जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट से चिंताएं बढ़ गई है और उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा मामले सर्वाइकल कैंसर के भारत में ही हैं। कुल मिलाकर 21% मामले भारत में हैं और इससे बड़ी चिंता ये कि इससे होने वाली कुल डेथ में से 23% भारत में होती है। तो आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम करेंगे इसी पर चर्चा कि आखिर भारत में ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं, कितना घातक है सर्वाइकल कैंसर, बचाव का उपाय क्या है। बात करेंगे हम चर्चा में डॉक्टर अरुणा कालरा, जो कि जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है सीके बिरला हॉस्पिटल में, और डॉक्टर उमा डांगी, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल में। इन दोनों से करेंगे मुलाकात शाम 6 बजे। सर्वाइकल कैंसर जरूरी है टीकाकरण, इसके बाद मनी गुरु। आज बताएंगे भारतीय बाजार हो या विदेशी बाजार, निवेश के मौके हैं अपार। बताएंगे म्यूचुअल फंड और ग्लोबल फंड के लिहाज से कहां बनानी चाहिए आपको निवेश की रणनीति। साथ देंगे आपका मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट, और धवल कपाड़िया, डायरेक्टर मैनेज पोर्टफोलियो मॉर्निंग स्टार। मुनाफे की स्ट्रेटेजी, देशी या विदेशी। रात 8 बजे प्राइम टाइम बुलेटिन। इन दिनों इंस्टाग्राम रील बनाने का नशा लोगों के सर चढ़ बोल रहा है और कई लोग रील बनाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी से, रियल लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। इंस्टाग्राम रील के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं। ऐसा ही हुआ है गाजियाबाद में, रील बनाने के चक्कर में 3 लोगों की जान चली गई ट्रेन के आगे एक्सीडेंट से। बताएंगे हम रील का नशा बन रही सजा, क्यों इससे और कैसे इससे बचना चाहिए। रील लाइफ और रियल लाइफ में बैलेंस कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जब मंदी के डर से बड़ी टेक कंपनियां छंटनी कर रही है, वहीं भारत में आईटी कंपनियां नई हायरिंग के लिए हो रही तैयार। एक सर्वे के मुताबिक 2023 की पहली तिमाही में भारतीय आईटी कंपनियां नई हायरिंग करना शुरू करेंगी। बताएंगे आपको किस तरह की नौकरियों की रहेगी डिमांड। नया साल, नौकरियां अपार, यह हमारी इंडिया 360 डिग्री दूसरी टॉप स्टोरी। तो ये रहा आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का कार्यक्रम। 18,414 बड़ी मुश्किल से 18,400 को बचा पाए, लेकिन 18,500 और 18,450 के अहम आंकड़े के नीचे पहली बार बंद हुए। अगर एक आध दिन और कल वीकली क्लोजिंग इसके आसपास नीचे मिल जाती है तो खतरे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी जैसा हमने कहा बंद 43,500 के आसपास ही आएगा, 43,498। तो बंद होते होते बैंक निफ्टी ने अभी तक कहीं कोई गड़बड़ नहीं की, निफ्टी ने जरूर की है।
लेट्स सी टुमारो, लेट्स होप। ओके, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सिमी जी और सुमित जी, धन्यवाद आप चारों का। और जैन साहब, जय ठक्कर साहब और श्रीकांत जी और मुदित जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब भी अब तो ये आदत इन्होंने भी छोड़ दी, जैन साहब, कुणाल जी ने, और हमारे सुमित जी भी अब तो हाथ जोड़ना बंद गया। आपको भी इलेक्शन में खड़ा होना है? नहीं, इलेक्शन में खड़ा नहीं होना, बट अनिल जी ऐसा लगता है कि नमस्ते तो करना चाहिए। अच्छा, ओह, आदत आगे के लिए बना तो रहा हूँ। मतलब कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं है ना? नहीं, वैसी तो नहीं है। अच्छा, अगर कोई ऐसे सामने से ऑफर कर दे तो राज्यसभा सीट ले लेंगे? थोड़ी बहुत आ रहे हैं। गजब है, देखो जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जिसने इतिहास गवाह है, अनिल जी, जिसने कहा है कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है जी, वो कुछ ही दिनों बाद आपको प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए अनिल जी। हाँ, सबसे ज्यादा उन्हीं की होती है। इसको ध्यान दीजिए कृपा करके। बिल्कुल मैं ध्यान दे रहा हूँ कुणाल जी, बिल्कुल मैं ध्यान दे रहा हूँ, इसीलिए जाते जाते मैंने नोटिस किया अचानक से, मैंने कहा वाह जैन साहब भी। ओके, कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात, तब तक एंजॉय, और डर लगे तो रात को डाव मत देखना, जो होना हो जाएगा, सुबह की सुबह देखी जाएगी। मुझे और नहीं, सिर्फ मुझे इजाज़त दीजिए।